टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल कॉन्सेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। हम पढ़ेंगे वर्टिकल कर्व्स, थोड़े अच्छे से पढ़ेंगे। वर्टिकल कर्व्स हमारे पास दो तरीके के होते हैं, एक होता है समिट कर्व, दूसरा होता है वैली कर्व। चलिए इसको समझते हैं। देखिए, अगर इस तरह का कोई एक मैं डायग्राम बनाऊं तो इसमें दोनों तरह के कर्व हैं। ये जो ऊपर वाला है, इस तरह का जो प्रोफाइल होगा वो प्रोफाइल होगा आपका हमेशा समिट कर्व का। ये जो प्रोफाइल है, इस प्रोफाइल को हम क्या करेंगे, क्या कहेंगे, कन्वेक्स या फिर कन्वेक्स अप आप लिख सकते हो। ठीक है, ये जो प्रोफाइल है नीचे वाला, इट इज कनकेव। ठीक है, ऊपर वाला कन्वेक्स, नीचे वाला कनकेव। देखिए, अब जो समिट कर्व होगा वो हमेशा इस तरह का होगा, मतलब वो कन्वेक्स फॉर्म का दिखेगा, और जो वैली कर्व होगा वो इस तरह का दिखेगा, कनकेव अप। समिट कर्व के केस में कन्वेक्स अप। जो समिट कर्व होता है, चूंकि इसमें कन्वेक्स अप वाली चीज आ रही है, इसको हम कभी कभी समिट कर्व को एज क्रेस्ट कर्व भी आपको बहुत जगह पर देखने को मिलेगा। और जो वैली कर्व है, इसको सैग कर्व कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज हमने अभी देखा। अब हमें जो करना है वो क्या करना है, सबसे पहले हम ईच बाय ईच चलेंगे। सबमिट कर्व को पहले कंसिडर करेंगे, उसके डिजाइन कंसेप्ट को समझेंगे, फिर लेंथ ऑफ सबमिट कर्व को कैलकुलेशन करेंगे। वैली कर्व करेंगे, उसके डिजाइन कंसेप्ट को देखेंगे, फिर लेंथ ऑफ वैली कर्व को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा ये देखेंगे। बस इतना ही करना है। इसी के साथ आपका ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे खत्म हो जाएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। इतना लिखना है तो लिख लीजिए, हेडिंग बना दीजिए सबमिट कर्व। सबमिट कर्व के कॉन्सेप्ट को और थोड़ा डिटेल में देखने से पहले एक कॉन्सेप्ट को हमें पढ़ना होगा। हेडिंग लिखिए, चेंज इन ग्रेड। चेंज इन ग्रेड या फिर डेविएशन एंगल का कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट को मैंने इससे पहले भी डिस्कस किया हुआ था, लेकिन एक बार यहां पर डिस्कस कर लेंगे थोड़ा अच्छे से, तो आपके पास ढंग से क्या होगा, एक नोट्स रहेगा। तो देखो, दो तरह का ग्रेडियंट होता है। एक होता है एक्सेंडिंग ग्रेडियंट, जिसको हम पॉजिटिव ग्रेडियंट कहते हैं, या फिर अपवर्ड ग्रेडियंट। ठीक है, तो लिखिए एक्सेंडिंग ग्रेडियंट्स, या फिर इसको आप पॉजिटिव ग्रेडियंट भी कहोगे। इसको हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, ये इसका साइन कन्वेंशन है। या फिर अपवर्ड ग्रेडियंट। नाउ डिसेंडिंग ग्रेडियंट। डिसेंडिंग ग्रेडियंट इसको हम नेगेटिव कंसिडर करते हैं, इसको हम नेगेटिव ग्रेडियंट कहेंगे। ये साइन कन्वेंशन बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। या फिर इसको आप फॉलिंग ग्रेडियंट, फॉलिंग ग्रेड। ठीक है, जैसे इसको फॉलिंग ग्रेड का है, एक्सेंडिंग ग्रेडियंट को आप राइजिंग ग्रेड भी कह सकते हो, राइजिंग ग्रेड। या फिर इसको आप डाउनवर्ड ग्रेड, डाउन ग्रेड, है ना, डाउन ग्रेड। इस तरह से डिफरेंट नाम आपको किताब में देखने को मिलेगा। एक्सटेंडिंग हो गया, राइजिंग हो गया, या फिर अपवर्ड हो गया, तीनों एक ही चीज है। उसका साइन कन्वेंशन आपको लेना पॉजिटिव। डिसेंडिंग हो गया, फॉलिंग हो गया, डाउन हो गया, तीनों एक ही चीज है। उसका साइन कन्वेंशन आपको लेना है नेगेटिव। लिख लीजिए इसको। लेट्स सपोज कि आपके पास एक कर्व है। ठीक है,
तो ये जो पॉइंट है ना, स्टार्टिंग पॉइंट, लेट्स इसको मैं कहता हूं ए, इसको मैं कहता हूं बी, ये एक तरह का समिट कर्व है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट ए और बी है ना, इसको जनरली, इसको टेक्निकली क्या कहा जाता है, टेंजेंट पॉइंट्स। इसको टेक्निकली मतलब इंजीनियरिंग भाषा में इसको एज टेंजेंट पॉइंट्स कहा जाता है, टेंजेंट पॉइंट्स, ठीक है। मतलब ए एंड बी ये सारे, ये दोनों क्या है, टेंजेंट पॉइंट्स हैं। अभी आपको करना क्या है, देखिए ए से आप बी की ओर जा रहे हैं तो एक ग्रेडियंट है, वो राइजिंग है, समझ रहे हो। फिर आप जब एक पर्टिकुलर पॉइंट, ये मान लो यहाँ पे कहीं पे है, इस पर्टिकुलर पॉइंट से आप देखिए ग्रेडियंट आपका फॉल हो रहा है, मतलब ये जो समिट कर्व बन रहा है, एक तरह का कर्व है, समिट कर्व है, क्योंकि कन्वेक्स अप है। तो ये जो समिट कर्व बन रहा है, ये दो डिफरेंट अलग अलग ग्रेड के कॉम्बिनेशन का है। एक तो राइजिंग ग्रेड हो गया, दूसरा हो गया फॉलिंग ग्रेड, है ना। तो जो इनके टेंजेंट पॉइंट्स होंगे, जैसे पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, टेंजेंट पॉइंट्स, वहां से जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, वहां से जब हम उस पॉइंट को आइडेंटिफाई करके वहां से जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, पॉइंट ए से एक टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे, पॉइंट बी से एक टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे, तो वो दोनों टेंजेंट जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे, उनका जो एंगल होगा उसको कहेंगे चेंज इन ग्रेड या फिर डेविएशन एंगल। देखिए जैसे कि कहा गया, मेरा पेन कहा गया, इधर है। पॉइंट ए से मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं, मतलब टेंजेंट मतलब स्ट्रेट लाइन, ये मैंने ड्रॉ कर दिया। ये टेंजेंट टू है, टेंजेंट टू पॉइंट ए। सिमिलरली लेट्स सपोज ये जो टेंजेंट, इसका जो ग्रेडियंट है, इट इज 1 इन n, या फिर 1 इन n1 लिख लो, ऐसा कुछ है, ओके। नाउ पॉइंट बी से भी आपको एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो ये बैकवर्ड टेंजेंट आप ड्रॉ करोगे। तो ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो इरेज हो गया। लेट्स सपोज ये पॉइंट बी का टेंजेंट है, तो ये बैकवर्ड टेंजेंट। तो आप देख पा रहे हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये दोनों टेंजेंट एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहे हैं। लेट्स सपोज ये जो फॉलिंग ग्रेड है, इट इज ऑफ 1 इन n2, ठीक है। तो ये जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, लेट्स सपोज इसको मैं कहता हूं O, तो ये जो एंगल है, ठीक है, ये जो एंगल ये बनाएगा, इसी एंगल को कहेंगे हम डेविएशन एंगल या फिर चेंज इन ग्रेड। अब ये डेविएशन एंगल आप कैसे निकालोगे, इट इज द अलजेब्रिक डिफरेंस ऑफ टू ग्रेड। ये जो ग्रेड है, जो ग्रेड इंटरसेक्ट करके इस कर्व को बना रहा है, उन ग्रेड्स का अलजेब्रिक डिफरेंस। जैसे कि यहां पे इस डेविएशन एंगल को लेट्स सपोज मैं ये इसको n कहता हूं, ठीक है। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इक्वल टू प्लस 1/n1 माइनस ब्रैकेट माइनस 1/n2। यहां पे माइनस 1/n2 क्यों लिया, क्योंकि 1/n2 जो आपका ग्रेडियंट है, इट इज फॉलिंग ग्रेडियंट, इट इज योर फॉलिंग ग्रेड। यहां पे पॉजिटिव क्यों रहा, बिकॉज इट इज योर पॉजिटिव ग्रेड, राइजिंग ग्रेड, राइजिंग ग्रेड। इज इट क्लियर टू यू। तो इस तरह से हम ये n निकाल लेंगे, जो कि होगा आपका डेविएशन एंगल। क्लियर है। तो इसका अगर डेफिनेशन आपसे अगर मैं लिखने को कहूं कि डिफाइन डेविएशन एंगल, सो यहां पे बगल में लिखता हूं डेफिनेशन। कैसे लिख सकते हैं, इट इज द अलजेब्रिक डिफरेंस ऑफ two different grade at the intersection of the tangent drawn। तो इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, इट इज व्हाट, इट इज अलजेब्रिक डिफरेंस। जैसे हमने यहाँ पे निकाल के दिखाया, इस तरह से आपको चेंज इन ग्रेड निकालने को पूछा जाएगा। ये पूछते हैं एग्जाम में, बहुत छोटे छोटे एग्जाम में ये छोटा सा क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, क्योंकि उनको लगता है कि शायद आपको नहीं आता हो। तो अब आता है
कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, ये हो गया, इसको लिख लीजिए। अब लिखिए, हेडिंग बनाइए सबमिट कर्व। सबमिट कर्व, तो ये किस तरह का कर्व होंगे? इस तरह का आपको ये जो कर्व होगा इसको हम सबमिट कर्व कहेंगे। तो सबमिट कर्व के केस में क्या होगा? कन्वेक्सिटी अपवर्ड, कन्वेक्सिटी अपवर्ड एंड कनकेविटी डाउनवर्ड है क्या? कन्वेक्सिटी जो है, सबमिट कर्व इस तरह से, मतलब अपवर्ड साइड में कन्वेक्स है और डाउनवर्ड साइड में कनकेव है। तो कनकेविटी डाउनवर्ड, तो इस तरह का जो कर्व होगा इसको हम सबमिट कर्व कहेंगे। सबमिट कर्व का ये कंडीशन हो गया। अब देखिए, सबमिट कर्व जो बनेगा इसका बनने का फॉर्मेशन का कुछ तरीका होना चाहिए, है ना? तो सबमिट कर्व कब कब बनता है ये केसेस को लिखेंगे। तो एक हेडिंग बनाइए, केसेस, केसेस फॉर फॉर्मेशन ऑफ सबमिट कर्व, सबमिट कर्व। कौन कौन से ऐसे पॉसिबल केसेस होते हैं जिस केस में आपका सबमिट कर्व बनेगा? पहला केस, व्हेन एक्सटेंडिंग ग्रेडियंट मीट डिसेंडिंग ग्रेडियंट। तो इस केस में आपका एक सबमिट कर्व बनेगा। मीन्स इस तरह का कोई कर्व। तो यहां पे देखिए, जो आपका एक्सटेंडिंग ग्रेडियंट है वो किसी एक डिसेंडिंग ग्रेडियंट के साथ मीट कर रहा है। लेट्स सपोज दिस इज योर प्लस n1 एक्सटेंडिंग ग्रेड, दिस इज योर प्लस, दिस इज योर माइनस n2। तो चेंज इन एंगल, डेविएशन एंगल कितना हो गया? इसको n, इट विल बी n1 माइनस n2। ये मैं परसेंटेज में लिख दिया। आप n1 परसेंटेज, n2 परसेंटेज इस तरह से भी लिख सकते हो। ये हमने लिख दिया इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। ठीक है, तो इस तरह से आप चेंज इन ग्रेड या फिर डेविएशन एंगल फाइंड आउट कर लोगे। तो ये एक पॉसिबल कंडीशन है। ये आपका टेंजेंट पॉइंट्स हो गया यहाँ पे, ये दिस इज टेंजेंट पॉइंट T1, दिस इज योर, इस तरफ में टेंजेंट पॉइंट ये हो गया T2। तो टेंजेंट पॉइंट से आपने एक ग्रेड देखा, राइजिंग ग्रेड है, एंड T2 का जो ग्रेड है इट इज योर डिसेंडिंग ग्रेड। तो राइजिंग ग्रेड डिसेंडिंग ग्रेड जब इंटरसेक्ट कर रहा है तो एक सबमिट कर्व बन रहा है। ये एक पहला कॉम्बिनेशन हो गया। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? मान लो कि जो एक राइजिंग ग्रेड है या फिर एक्सटेंडिंग ग्रेड है वो क्या हो रहा है, मतलब इस तरह से राइज कर रहा है, फिर इधर से रोड आपका हॉरिजॉन्टल हो गया, तो भी तो एक सबमिट कर्व बन रहा है। ठीक है, मतलब क्या हुआ? सेकंड केस, आपका जो एक्सटेंडिंग ग्रेड है वो मिला किसी से, फिर हॉरिजॉन्टल हो गया, सबमिट कर्व बना कि नहीं? तो ये केस है। लिखिए दूसरा केस, दूसरा केस लिखिए, व्हेन ए एक्सटेंडिंग ग्रेडियंट मीट horizontal road, when ascending gradient meets the horizontal road, this is your second case, जिस केस में आपका सबमिट कर्व बनेगा, मतलब पॉजिटिव ग्रेडियंट मीट हॉरिजॉन्टल रोड। ठीक है, तो इसका आप डायग्राम बनाइए। मैं बनाऊंगा डायग्राम, मैं डिक्टेट कर दूंगा, बोल दूंगा आप डायग्राम, लेकिन डायग्राम यहां बनाते चलूंगा, आप डायग्राम बनाइए। चलिए इधर बनाते हैं। देखिए क्या बोला मैंने, एक राइजिंग ग्रेडियंट है, एक्सटेंडिंग ग्रेडियंट, फिर धीरे धीरे वो हॉरिजॉन्टल हो गया। तो ये मान लीजिए टेंजेंट पॉइंट T1 है, और ये हॉरिजॉन्टल रोड, मतलब कोई भी उसका पॉइंट टेंजेंट पॉइंट ही है, क्योंकि उसमें कर्व नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये T2, ठीक है। इसका कुछ भी हॉरिजॉन्टल रोड का कोई ग्रेड है क्या? नहीं, कोई भी ग्रेड नहीं है। इसका एक ग्रेड है। इस टेंजेंट पॉइंट से अगर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो आपको एक ग्रेडियंट देखने को मिलेगा। लेट्स सपोज दिस ग्रेडियंट इज योर प्लस n1, क्योंकि ये एक्सटेंडिंग है, राइजिंग है। फिर यहां से लेट मी चेंज द कलर, तो ये हॉरिजॉन्टल रोड को ऐसे बैकवर्ड एक्सटेंड करोगे तो यहां पे जो इंटरसेक्ट कर रहा है, तो डेविएशन एंगल कितना हो जाएगा? n इक्वल टू प्लस n1 माइनस 0 इक्वल टू जस्ट n1 परसेंटेज।
तो यहां पर भी एक सबमिट कर्व बना कि नहीं, जब आपका एक एक्सटेंडिंग ग्रेडियंट जो है वो किससे मैच कर रहा है, एक हॉरिजॉन्टल रोड को मिल रहा है, तो एक सबमिट कर्व देखने को मिल रहा है। ये डायग्राम बना लीजिए। तीसरा केस क्या होगा, सोचो, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी फॉर थर्ड कंडीशन, क्या हो सकता है। देखिए थर्ड कंडीशन, एक एक्सटेंडिंग ग्रेडियंट है, ठीक है, ये एक्सटेंडिंग ग्रेडियंट है, ये और एक एक्सटेंडिंग ग्रेडियंट से मिल रहा है, एक एक्सटेंडिंग ग्रेडियंट ऑलरेडी है और वो दूसरे एक्सटेंडिंग ग्रेडियंट से मिल रहा है, लेकिन जो दूसरे वाले एक्सटेंडिंग ग्रेडियंट से मिल रहा है वो हो सकता है जो ये पहला वाला ग्रेड है उससे कम वैल्यू का है, उससे ज्यादा बड़ा नहीं है। मतलब लेट्स सपोज कि कहने का क्या मतलब है, मतलब एक एक्सटेंडिंग ग्रेडियंट दूसरे एक्सटेंडिंग ग्रेडियंट से जब मिलेगा तब भी आपका समिट कर्व बन जाएगा। कैसे, देखो ये डायग्राम बना लिया, इसको इरेज करता हूं, समझ में आ रहा है। तो फॉर्मेशन ऑफ समिट कर्व ये इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको एग्जाम में लॉजिकली क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव टाइप में कि समिट कर्व किस कंडीशंस में बनने का समिट कर्व का चांसेस है। तो तीसरा केस, अब किस पे जाएंगे हम लोग, किधर गया पेन, थर्ड केस, ठीक है। थर्ड केस क्या कह रहा हूं, एक एक्सटेंडिंग ग्रेडियंट है वो और एक एक्सटेंडिंग ग्रेडियंट से मिल रहा है, मतलब दूसरे केस में मैंने क्या बोला, एक एक्सटेंडिंग ग्रेडियंट है वो किसी हॉरिजॉन्टल रोड से मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे रोड हॉरिजॉन्टल नहीं रहा, यहाँ पे थोड़ा सा ग्रेडियंट है, ज्यादा नहीं थोड़ा सा है, लेकिन ग्रेडियंट तो है। समझ रहे हो, कहने का मतलब है कि जो पहला वाला ग्रेडियंट होगा आपका, लेट मी ड्रॉ दी टेंजेंट, लेट्स सपोज दिस इज योर टेंजेंट पॉइंट T1, ठीक है, एंड दिस इज योर टेंजेंट पॉइंट T2। इसको थोड़ा सा इस कर्व को और थोड़ा सा ये बना देते हैं, मतलब ये पहला एक्सटेंडिंग ग्रेड ये और एक एक्सटेंडिंग ग्रेड से मिला है ऐसा, ठीक है, और ये जो आपका टेंजेंट पॉइंट है इट इज योर T2। तो इस केस में भी आप देख पा रहे हैं एक सबमिट कर्व बना है कि नहीं, इस तरह से, मतलब पहला एक्सटेंडिंग ग्रेडियंट जो है वो दूसरे एक्सटेंडिंग ग्रेडियंट से मिला है, लेकिन इन दोनों ग्रेडियंट में से कौन सा बड़ा कौन सा छोटा ये जानना यहाँ पे जरूरी है। लेट्स सपोज यहां से T1 से आपने टेंजेंट निकाला, दिस वन, इसका जो ग्रेडियंट है इट इज प्लस N1, T2 से आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है, T2 से आपने टेंजेंट ड्रॉ किया और इसका जो ग्रेडियंट इट इज, ये भी एक्सटेंडिंग है तो ये इट इज ऑल्सो प्लस N2। अब इनमें से कौन बड़ा कौन छोटा, तो N2 इज स्मॉलर देन N1, N1 जो ग्रेडियंट है ये बड़ा है N2 से, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है, N1 जो ग्रेडियंट है वो N2 से बड़ा है, तो इस केस में क्या होगा, जो यहाँ पे डेविएशन एंगल है N, वो कितना होगा, प्लस N1 माइनस प्लस N2 की नहीं, मतलब सिंपली N1 माइनस N2, दिस विल बी योर डेविएशन एंगल। तो इस केस में भी समिट कर्व आपका बन सकता है, कब बन सकता है, जब एक एक्सटेंडिंग ग्रेडियंट और एक जेंटल एक्सटेंडिंग ग्रेडियंट को टच कर रहा हो, तब भी समिट कर्व बनने का हमारे पास चांसेस है, पॉसिबिलिटी है। समझ रहे हो चीजों को, तो ये हो गया आपका थर्ड कंडीशन। फोर्थ कंडीशन क्या होगा, फोर्थ ऐसा कौन सा कंडीशन है जिस केस में आपका समिट कर्व बन सकता है, बताओ मेरे को, सोचो सोचो सोचो, सोचना बहुत जरूरी है, रटना तो है ही, वो तो करोगे ही, लेकिन अगर दिल से आप वीडियो को देख रहे हो तो उसका भी जरूरत नहीं पड़ेगा, सोचो। फोर्थ और एक केस कौन सा होगा, लास्ट केस है, जब एक डिसेंडिंग ग्रेडियंट और एक डिसेंडिंग ग्रेडियंट से मिल रहा है, ओके। तो लिखिए फोर्थ केस लिखिए, व्हेन ए डिसेंडिंग ग्रेडियंट मीट अनदर डिसेंडिंग ग्रेडियंट देन आल्सो फॉर्मेशन ऑफ समिट कर्व टेक प्लेस। फोर्थ केस, एक डिसेंडिंग ग्रेडियंट जब अदर डिसेंडिंग ग्रेडियंट से मिल रहा है देन आल्सो फॉर्मेशन ऑफ समिट कर्व विल टेक प्लेस। कैसे, क्या कह रहा हूं मैं, मतलब डिसेंडिंग ग्रेडियंट, सोचो मेरा हाथ को देखना या फिर ऐसे देखना, ऐसे डिसेंडिंग मतलब रोड से उतरना, मतलब ऊपर से नीचे उतरना, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं, रोड से नीचे उतर रहे हैं, अभी ये आप हल्का से उतर रहे थे, मतलब जो ग्रेडियंट था उतरने का, डिसेंडिंग ग्रेडियंट की जो वैल्यू थी वो बहुत कम थी, ज्यादा नहीं थी, लेकिन अब क्या हुआ,
ग्रेडियंट का वैल्यू ज्यादा हो गया, अब ग्रेडियंट का वैल्यू थोड़ा और ज्यादा हो गया। मतलब देखिए, आप रोड से उतर रहे थे, ठीक है, तो ये एक छोटा सा कर्व हुआ जो आप उतर रहे थे, तो ये एक ग्रेडियंट है। यहां से आप टेंजेंट ड्रॉ किया तो ये -n1 का आपका ग्रेड है। अब क्या हुआ, अब जो डाउन ग्रेडियंट हुआ ये n1, जो डाउन ग्रेडियंट था आपका n1 उससे ज्यादा का हो गया, मतलब आप और रेपिडली उतर रहे हैं ऐसा। मतलब यहां से जब टेंजेंट ड्रॉ करोगे, यहां से किधर गया ये, मतलब ये आपका -n2 हो गया। इस केस में योर n2 इज ग्रेटर देन n1, मतलब जेंटली उतर रहे थे फिर ज्यादा तेजी से उतरना पड़ा, तो इस तरह से उभर जाएगा। मतलब इस तरह से आपका ये कर्व आपको बनता हुआ दिखेगा। ये T1 टेंजेंट पॉइंट मान लो, ये T2 टेंजेंट पॉइंट, तो ये आपको कर्व देखने को मिलेगा। समझ रहे हो ड्राइंग? ये आपको रोड ऐसे देखने को मिलेगा। तो इस केस में भी आपका समिट कर्व भी बन रहा है, ठीक है। तो यहां पे डेविएशन एंगल कितना हो जाएगा बच्चा लोग? n इक्वल टू चेंज इन ग्रेड, मतलब कौन सा ग्रेड किसको इंटरसेक्ट कर रहा है? n1 n2 को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो -n1 माइनस n2 होगा कि नहीं? तो -n1 प्लस n2 हो जाएगा कि नहीं? तो भले ही यहाँ पे n2 बड़ा है, यहाँ पे n2 बड़ा है, तो इस आंसर आपका ऑब्वियसली पॉजिटिव में ही आएगा, क्योंकि n2 वहां पे बड़ा है। समझे क्या? तो यहां से जो डिफरेंट केसेस मैंने आपको बताया, अब इस केस में एक चीज ऑब्जर्व करने वाली चीज थी। अब क्या ऑब्जर्व करने वाली चीज थी? जो डेविएशन एंगल होगा इन केस ऑफ समिट कर्व, बड़ा बेसिक सा ऑब्जर्वेशन था। जो डेविएशन एंगल, जो n की वैल्यू आपने निकाला फॉर डिफरेंट केसेस, समिट कर्व के केसेस में, वो n की वैल्यू विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। क्या? इन केस ऑफ समिट कर्व, वो मैक्सिमम केसेस में वो n का वैल्यू, जो डेविएशन एंगल का वैल्यू है, वो आपका पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव हो ही नहीं सकता वो। क्यों? मान लो पहला वाला केस जो आपने देखा कि एक एक्सटेंडिंग ग्रेड, या यहीं पे बगल में करके देखता हूं, ये डायग्राम को बना लीजिए। फोर्थ वाला केस, पहला वाला केस जो देखा कि एक एक्सटेंडिंग ग्रेड डिसेंडिंग को मीट कर रहा है, तो इस केस में डेविएशन एंगल कितना? n1 प्लस n2 हो जाएगा। दूसरा वाला केस मैंने बताया कि एक एक्सटेंडिंग ग्रेड हॉरिजॉन्टल रोड को मैच कर रहा है, तो इस वाले केस में डेविएशन एंगल कितना? n1 प्लस 0। तीसरा वाला कंडीशन मैंने क्या बनाया कि एक एक्सटेंडिंग ग्रेड, ठीक है, मतलब एक ज्यादा एक्सटेंडिंग ग्रेड छोटे एक्सटेंडिंग ग्रेड से मीट कर रहा है, मतलब तीसरे वाले केस में डेविएशन एंगल होगा जो आपका, वो होगा n1 माइनस n2। लेकिन यहां पे मैंने पहले ही बता दिया कि n1 इज ग्रेटर देन n2, तो ये भी पॉजिटिव। चौथा वाला केस अभी जो आपने देखा कि एक डिसेंडिंग ग्रेड दूसरे डिसेंडिंग ग्रेड से मीट कर रहा है, लेकिन यहां पे एक छोटा डिसेंडिंग ग्रेड एक बड़ा डिसेंडिंग ग्रेड से मीट कर रहा है, तभी समिट कर पॉसिबल है। फोर्थ केस, तो n इक्वल टू कितना हो गया? मतलब यहां पे अभी तो निकाले थे -n1 प्लस n2 हो गया, तो ये भी फाइनली पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि n2 के साथ प्लस का साइन है और n2 इज बिगर देन n1, तो छोटा से बड़ा घटाओगे तो प्लस ही आएगा कि नहीं? तो ये एक ब्यूटीफुल सा कॉन्सेप्ट हो गया, सुंदर सुशील, कि समिट कर्व का फॉर्मेशन केस में जितना भी केस है, डेविएशन एंगल जो आएगा समिट कर्व के लिए पॉजिटिव रहेगा। ठीक है? एग्जाम में कोई दिक्कत आएगी? यहां पे देगा आपको, एग्जाम में क्वेश्चन देगा, इस तरह का ग्रेडियंट दे देगा, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम में, यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, आपको ग्रेडियंट दे देगा और पूछेगा व्हाट इज द पॉसिबल कॉम्बिनेशन फॉर समिट कर्व, कौन कौन से ग्रेडियंट को मिलाने से मेरा समिट कर्व बनेगा। आपको वहां पे वैल्यूज देगा 1/20, 1/30 ऐसा। अब इनमें से आपसे पूछेगा कि कौन कौन से ग्रेडियंट को मैं यूज करूं करके समिट कर्व बना सकता हूं। समझ गए?
तो आप क्या करोगे, अब वन कैसे कैसे करे सर, कैसे करे, कुछ नहीं करना है, कैलकुलेशन चालू करिए और डेविएशन एंगल निकालने की कोशिश करिए। क्या करना है, डेविएशन एंगल निकालने की कोशिश करिए। जितने पॉजिटिव डेविएशन एंगल आएंगे वो सारे सबमिट कर्व है, जितने पॉजिटिव डेविएशन एंगल आए वो सारे सबमिट कर्व हो गए। बहुत ब्यूटीफुल सी बात थी कि नहीं? ठीक है, तो इस तरह से कॉन्सेप्ट बिल्डअप होता है। देखिए हमने कैसे कॉन्सेप्ट को बिल्डअप किया, बेसिक, धीरे 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 धीरे। तो ये होती है पढ़ाई। आप अब बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि सर ये सब तो हम ऐसे ही याद कर लेते। कोई बात नहीं, कर सकते हैं, लेकिन आप वीडियो को यहाँ पे देख रहे हैं, मुझे इस चीज से हैप्पीनेस है। फॉलो करिए चीजों को, पसंद आता हो वीडियो तो लाइक कर दीजिए चैनल को, सब्सक्राइब बटन को भी दबाइए, बेल आइकन को भी दबाइए, वीडियो को जरूर लाइक करिए, ये जरूरी है। बहुत मेहनत करना पड़ता है इसके पीछे। अभी तो मैं जॉब में नहीं हूं, छुट्टी पे हूं, इसलिए कंटेंट बना रहा हूं। ओके, नहीं तो नहीं बना पाते। 4 महीना भी चैनल बंद था, अभी आए हैं तो बना रहे हैं। ओके, तो ये है आपका पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ सबमिट कर, इस तरह से सबमिट कर बनेगा। अब चलिए इसके डिजाइन कंसेप्ट को देखते हैं। मतलब अब हम इसका लेंथ कैलकुलेशन करेंगे। उसको कैलकुलेट करने से भी पहले हम ये जान लेते हैं कि हमको कर्व तो बनाना है। तो ये कर्व हम कितने तरह के बना सकते हैं, तो मैं बोलता हूं आपको। सबमिट कर्व के लिए हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज है। लेट मी इरेज दिस फर्स्ट। ये सब लिख लिया आपने, अगर लिख लीजिए इसको यहाँ पे बगल में ये जो चीज मैंने लिखा, इसको एक नोट बना के लिख लो कि फॉर सबमिट कर्व ऑलवेज द डेविएशन एंगल या फिर चेंज इन ग्रेड विल बी पॉजिटिव ओनली, तभी सबमिट कर्व बन रहा है। ठीक है, इसको लिख लीजिए। तो देखिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सबमिट कर्व क्या है, नहीं है आपने अभी जाना। इसको हम डिफरेंट टाइप से बना सकते हैं। देखिए इसको बनाने का 2 तरीका है, या फिर आप स्क्वायर पैराबोला दे सकते हैं, ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हैं, सिंपल सर्कुलर सबमिट कर्व, सिंपल सर्कुलर सबमिट कर्व। ये 2 तरह से इसको बनाया जा सकता है। स्क्वायर पैराबोला मतलब सिंपल वही जो अपना पैराबोला y इक्वल टू kx स्क्वायर जो इक्वेशन होता है, मतलब इस फॉर्म में जो इक्वेशन अपना y इक्वल टू ax स्क्वायर है ना, दिस इज इक्वेशन ऑफ स्क्वायर पैराबोला। इसमें a जो है कोई कांस्टेंट है, इसका वैल्यू हम कुछ कॉन्सेप्ट को यूज करके निकाल लेते हैं। इसी इक्वेशन को यूज करके ये लेंथ ऑफ सबमिट कर्व हम निकालते हैं। ठीक है, स्क्वायर पैराबोला। और दूसरा हो गया सिंपल सर्कुलर कर्व। तो अब सोचो इन दोनों में से सबसे इजी और सबसे बेस्ट कौन सा सबमिट कर्व है जो एक्चुअली हम यूज करते हैं। बस ये डिस्कशन हमारी है। तो देखिए सबमिट कर्व के केस में क्या हो रहा है, इस तरह का जो कर्व है इट इज योर सबमिट कर्व। मान लो इसके ऊपर कोई एक गाड़ी है, ठीक है, इसके ऊपर भी कोई गाड़ी चल रही है सबमिट कर्व के ऊपर। तो ये गाड़ी के ऊपर का कॉन्सेप्ट को देखो, इसका जो वेट है सीजी से एकदम डाउनवर्ड कंसंट्रेटेड है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है, चूंकि इस तरह से कर्व है ना, तो इसका आउटर साइड कौन सा हो गया, ये वाला आउटर साइड हो गया, ये वाला इनर साइड हो गया। तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जब गाड़ी सबमिट कर्व के ऊपर चलेगा तो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही होगी, ये लग रही होगी mv स्क्वायर अपॉन आर। मान लो इस कर्व का ये कहीं ना कहीं सेंटर था, तो ये उसका रेडियस हो गया। तो यहां पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है ये अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपवर्ड लग रही है। और ये इसका जो वेट है ये तो हमेशा सबमिट कर्व के ऊपर बात करो या वैली कर्व के ऊपर बात करो, कहीं पर भी गाड़ी चलेगा तो वेट तो ग्रेविटी के डायरेक्शन में लगेगा। लेकिन सबमिट कर्व पे जब गाड़ी चल रही है तो उसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसमें अपवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि आउटर साइड वो है, ऊपर वाला साइड, ये वाला साइड आउटर है, तो गाड़ी चल रहा है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। तो इस कारण से क्या होगा, गाड़ी अपने आप को हल्का महसूस कर रहा है, वो गाड़ी पे ज्यादा प्रेशर नहीं है, उसका चक्का के ऊपर जो दबाव लग रहा था ग्रेविटी के कारण, वो दबाव भी अब थोड़ा कम हो गया, गाड़ी अपने आप को हल्का महसूस कर रहा है चढ़ते वक्त।
ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स चूंकि वो ऊपर लग रहा है इसलिए पैसेंजर जो गाड़ी में बैठे हुए हैं उसको किसी तरह का डिस्कंफर्ट फील नहीं होगा। क्यों? तो ऊपर लग रहा है, जितना हल्का गाड़ी महसूस हो उसमें दिक्कत क्या आपको कि गाड़ी मेरा हल्का हो गया? अरे ऐसा हो कि ऊपर चला जाए उड़ते उड़ते, क्योंकि ऊपर डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, नीचे ग्रेविटी है। अभी मान लो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ग्रेविटी से ज्यादा हो गया तो गाड़ी ऊपर उठ जाएगा ना, उड़ जाएगा, समझ रहे हो? वो भी हो, क्या बात है, हम बस में जा रहे थे, फ्री में एरोप्लेन का सवारी हो जाएगा। तो ऐसा जनरली होता नहीं है, कुछ हद तक आराम मिलती है। तो कंफर्ट वाली कोई केस यहाँ पे कि पैसेंजर को डिस्कंफर्ट फील होगा ऐसा वैसा, ऐसा कोई कंडीशन ही इधर नहीं है, आपको कंफर्ट ही महसूस होगा। ओके, तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वाला कोई गेम नहीं है, तो कंफर्ट कंडीशन वाला कोई गेम नहीं है। फिर तो अगर ऐसा है तो सबमिट कर्व को जो हम डिजाइन करेंगे तो यहाँ पे इसके लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए जो बेसिक चीज है वो हम क्या कंसिडर करते हैं, वो है मेरा साइड डिस्टेंस। क्योंकि जो साइड डिस्टेंस रिक्वायरमेंट है वो तो अवेलेबल होना चाहिए सबमिट कर्व के ऊपर। सो द बेसिक कंसिडरेशन फॉर डिजाइनिंग द लेंथ ऑफ सबमिट कर्व इज द ओनली साइड डिस्टेंस कॉन्सेप्ट। ठीक है, सबमिट कर्व का लेंथ साइड डिस्टेंस पर बेस्ड ही निकाला जाता है। लेकिन वैली कर्व में फिर ऐसा नहीं है। वैली कर्व में कंफर्ट कंडीशन को भी देखा जाएगा, साइड डिस्टेंस को भी देखा जाएगा, वहां पे दो चीजों को देखा जाता है। लेकिन सबमिट कर्व का लेंथ कैलकुलेशन में ओनली वन पैरामीटर, क्या? साइड डिस्टेंस। अभी यहाँ वैली कर्व में कंफर्ट और इसको दोनों को क्यों देखा जाता है? क्योंकि देखो वैली कर्व में जस्ट उल्टा हो जाएगा, इस तरह का वैली कर्व में गाड़ी चल रहा है तो वैली यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऊपर है, लेकिन वैली कर्व के केस में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डाउनवर्ड लगेगा, ग्रेविटी भी डाउनवर्ड लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल भी डाउनवर्ड लग रहा है। तो इंपैक्ट एक तरह का ज्यादा है, झटका एक तरह का ज्यादा है, गाड़ी के ऊपर एक तरह का प्रेशर ज्यादा है जब गाड़ी वैली कर्व से निकल रही है तो वहां पे थोड़ा डिस्कंफर्टेबिलिटी फील होता है लोगों को। लेकिन सबमिट कर्व में कोई डिस्कंफर्टेबिलिटी वाला केस नहीं है। लेकिन फिर भी हाँ, जितना हम अच्छे से अगर सबमिट कर्व को डिजाइन कर रहे हैं तो ये जो रेडियस है उसका हम अगर धीरे धीरे उसको ग्रेजुअली चेंज करें, ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन भी ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस होगा। वैसे ग्रेजुअल हो नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो तो ऊपर लग रहा है, लेकिन फिर भी एक अपने संतुष्टि के हिसाब से। तो यहां पर भी जो मैंने दो तरह का आपको ये बोला सबमिट कर्व का प्रोफाइल, इसमें से जो स्क्वायर पैराबोला है, ठीक है, ये सबसे बेस्ट प्रोफाइल है। दिस इज योर बेस्ट प्रोफाइल फॉर सबमिट कर्व। बेस्ट प्रोफाइल क्यों? ये बेस्ट प्रोफाइल इसलिए है क्योंकि इसमें कंफर्टेबिलिटी रहता है, राइडिंग कंफर्टेबिलिटी। इसमें आपको परेशानी नहीं है इस तरह का प्रोफाइल प्रोवाइड करने के कारण, किसी भी तरह का आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। क्यों? रेट जो ये सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन वो धीरे धीरे इंट्रोड्यूस हो रहा है तो वो हो गया। फिर दूसरी बात क्या होगा, ये बहुत इजी होता है इसका कैलकुलेशन एंड इसका रियल फील्ड में सेटिंग आउट करना भी बहुत इजी होता है। प्लस स्क्वायर पैराबोला अगर प्रोवाइड करेंगे या फिर सबमिट कर्व जब भी बनेगा चेंज इन ग्रेड के कारण बन रहा है, पॉजिटिव चेंज इन ग्रेड के कारण बन रहा है, तो ये चेंज इन ग्रेड एक कांस्टेंट वे में ये इंट्रोड्यूस कर पाता है। ठीक है, चेंज रेट ऑफ चेंज इन ग्रेड जो है इस केस में कांस्टेंट रहती है, तो इसलिए स्क्वायर पैराबोला इज बेस्ट सुटेबल प्रोफाइल। लेकिन आपसे पूछेगा कि व्हाट इज आइडियल प्रोफाइल, तो आइडियल प्रोफाइल इज योर सिंपल सर्कुलर सबमिट कर्व। सिंपल सर्कुलर क्यों? क्योंकि चूंकि मैंने आपको ये बोला कि जो सबमिट कर्व हम डिजाइन करेंगे, वी विल डिजाइनिंग द सबमिट कर्व ओनली ऑन द बेसिस ऑफ साइड डिस्टेंस कंसिडरेशन। सो एक सिंपल सर्कुलर सबमिट कर्व अगर आप प्रोवाइड कर देते हैं तो कहीं पर भी देखो, कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पर साइड डिस्टेंस आपका कांस्टेंट रहता है सबमिट कर्व के अलावा, अगर आप सिंपल सर्कुलर सबमिट कर्व प्रोवाइड कर देते हैं। इसलिए मेरा आइडियल प्रोफाइल जो है वो है सिंपल सर्कुलर सबमिट कर्व, आइडियल। लेकिन बेस्ट सुटेबल प्रोफाइल क्या है? स्क्वायर पैराबोला। ओके, तो लिख लीजिए इसके बारे में, बस इतना ये ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान रखना है। मैं लिखवा देता हूं, यहीं पर लिखवा देता हूं, ये जो स्पेस मैंने छोड़ा हुआ है ना अभी, यहीं पर मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट बना के लिखवा देता हूं। वो डायग्राम बनाना है तो बना लीजिए इसको। तो सबसे पहले लिखिए स्क्वायर पैराबोला के बारे में, लिखिए इट इज बेस्ट सुटेबल shape for a submit curve because
बिकॉज पहला पॉइंट, इट गिव्स गुड राइडिंग क्वालिटी, गुड राइडिंग क्वालिटी। दूसरा पॉइंट, इजी टू कैलकुलेट एंड सेट आउट, मतलब ऑन रियल फील्ड इसका कैलकुलेशन बहुत इजी होता है। एक ही तो इक्वेशन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इसका सेटिंग आउट भी बहुत आसानी होता है, सिंपल कैलकुलेशन। तीसरा, किधर गया इसका कर्सर मेरा, हाँ, थर्ड पॉइंट लिखिए, इट गिव्स यूनिफॉर्म रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेड या फिर ग्रेडियंट। ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस कारण से, अच्छा आपने कुछ चेंजेस नोटिस किया क्या हमने? ये तीन इंपॉर्टेंट नोटिस किया तो कमेंट करो, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। इट गिव्स यूनिफॉर्म रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेडियंट। अच्छा, ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिस कारण से आपका जो स्क्वायर पैराबोला है, इट इज योर बेस्ट सुटेबल। ये क्या है? बेस्ट सुटेबल, लेकिन आइडियल नहीं है, ये बेस्ट सुटेबल है। अब आइडियल कौन सा है? इट इज योर सिंपल सर्कुलर कर्व। लिखिए सिंपल सर्कुलर कर्व, इट इज आइडियल समिट कर्व, आइडियल शेप फॉर समिट कर्व, ऐसे लिखिए, इट इज आइडियल शेप फॉर ए समिट कर्व। इसका भी कुछ रीजन होगा कि ये आइडियल शेप क्यों है, इसका भी रीजन है, बिकॉज on a circular curve, on a circular summit curve, side distance anywhere remains कांस्टेंट। देखिए, ये लॉजिक आपको ये पता चला कि सिंपल सर्कुलर कर्व जो है, इट इज आइडियल शेप फॉर ए समिट कर्व। क्यों? क्योंकि यहां पे साइड डिस्टेंस एनीवेयर ऑन द कर्व रिमेन्स कांस्टेंट। समझ रहे हो? तो ये साइड डिस्टेंस एनीवेयर ऑन द सिंपल सर्कुलर कर्व रिमेन्स कांस्टेंट वाई, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपको थोड़ा गंदा से। तो एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे अगर मैं एक सर्कल बनाऊं, सर्कल का एक पार्ट ऐसा है ना, तो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है ना, सबसे पहला पॉइंट, इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर सर्कल का कर्वेचर मतलब 1/r आप लिखते हो ना, इसी को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ये कांस्टेंट होती है हमेशा एक सर्कल के लिए, मतलब जिस रेट में वो घूम रहा है वो कांस्टेंट है। तो आपका गाड़ी अगर लेट्स सपोज, किधर गया, मैं पेन चेंज करने दो मेरे को। लेट्स सपोज कि आपका जो गाड़ी है वो यहां पर है, ठीक है, आपका गाड़ी यहां पर है, तो आपका गाड़ी यहां पर है, तो आपको जितना साइड डिस्टेंस दिख रहा है, लेट्स सपोज आपको दिख रहा है इतना का रास्ता अवेलेबल है आपके आगे, ये आपका साइड डिस्टेंस, ओके, और आपका गाड़ी इधर है इस तरफ, तो भी आपको उतने का ही रास्ता दिख रहा होगा। मतलब किसी भी पॉइंट पे हो जाओ, आपके आगे उतना ही रास्ता दिखेगा जो पीछे दिख रहा था। मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, लेंथ ऑफ साइड डिस्टेंस वो पूरे कर्व के ऊपर कांस्टेंट रहेगा। कहने का मतलब ये, इसलिए ये आइडियल सुटेबल है, मतलब साइड डिस्टेंस आपका चेंज नहीं हो रहा है इसमें। इसका जो लेंथ है, साइड डिस्टेंस जितना आपको विजिबल है, साइड डिस्टेंस जैसे कि हो सकता है ये एसएसडी हो, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस हो, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस हो, वगैरह वगैरह। तीन तरह का साइड डिस्टेंस मैंने बताया था आपको, तो ये तीनों तरह का कोई भी एक साइड डिस्टेंस हो सकता है।
तो ये साइड डिस्टेंस कांस्टेंट रहता है आपका सिंपल सर्कुलर कर्व के ऊपर, इसलिए सिंपल सर्कुलर कर्व इज द आइडियल कर्व फॉर ए समिट कर्व। और ये साइड डिस्टेंस कांस्टेंट क्यों रहता है? बिकॉज रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द सर्कुलर कर्व इज कांस्टेंट। ये दिमाग में रखना, ये भी बता दिया। इस चीज को मैं प्रूव भी कर सकता हूं, मैं प्रूव भी कर दूंगा, मेरे को टाइम नहीं लगेगा, लेकिन अननेसेसरी थिंग्स है, जरूरत नहीं है। चाहे आप आईएएस के लिए हो, यूपीएससी के लिए हो, जरूरत नहीं है, पूछते ही नहीं और वो पूछेंगे भी नहीं उस तरह का डेरिवेशन कि आप प्रूव करो एक सिंपल सर्कुलर कर्व का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये कांस्टेंट है। वो अपने को जरूरत भी नहीं है, इसलिए मैं उसको प्रूव भी नहीं करूंगा, कोई मतलब नहीं है। अब बस ये जानना है कि उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कांस्टेंट मिलता है, इसलिए ये साइड डिस्टेंस कहीं पर कांस्टेंट ही रहती है, क्योंकि उतना ही घुमाव है, हर जगह उतना ही घुमाव है, जितना घुमाव पीछे आगे भी उतना ही घुमाव है। जो रेट ऑफ कर्वेचर है वो सेम है, एक जैसा है पूरे कर्व के अलॉन्ग, इसलिए तो कांस्टेंट है कर्वेचर। समझ में आ रहा है बात? फीलिंग आ रही है कुछ? ठीक है, बस ये आपका रीजन है। तो हम जनरली प्रैक्टिकली क्या अडॉप्ट करते हैं? हम पैराबोला ही बनाते हैं, ठीक है, जनरली हम पैराबोला ही बनाते हैं। चलिए अब एक नोट बना के लिखिए, एक नोट बना के लिखिए। एग्जाम में ये पूछेगा कि बेस्ट शेप क्या है, आइडियल शेप क्या है, तो इन टर्म को ध्यान रखना। नोट बना के लिखिए ये कि ऑन ए समिट कर्व, कहां से लिख रहा हूं मैं, जस्ट ए मिनट, ये एक्चुअली इस पे दिखता नहीं है ये कर्सर की किधर है। ऑन ए समिट कर्व, आपको दिख रहा है क्या? मेरे को नहीं दिख रहा है। ऑन ए समिट कर्व देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ discomfort to passenger, discomfort to passenger as the centrifugal force is acting in upward direction। ये चीज मैंने पहले ही बता दिया था, अपवर्ड डायरेक्शन एन क्यों नहीं लिखा रहा? ठीक है, उसके बगल में लिख दिया अपवर्ड डायरेक्शन विच रेड्यूसेस ओवरऑल प्रेशर ऑन टायर, pressure on tire and vehicle moves smoothly। ठीक है, hence in design of summit curve, the length of summit curve is calculated by taking side distances अब ये साइड डिस्टेंसेस एसएसडी हो सकता है, ओएसडी हो सकता है, या फिर आईएसडी हो सकता है, इनटू द अकाउंट। देखिए इसका क्या मतलब है, क्या लिखा आपने, इसको समझिए। ये क्या लिखते हैं वो भी समझना आपको जरूरी है। मैं तो कुछ कुछ लिखवा दूंगा, मेरे को बहुत कुछ लिखने को आता है। क्या लिखा आपने वो चीज तो समझेगा ना। आपने ये लिखा कि ऑन ए समिट कर्व सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है
इसलिए पैसेंजर को डिस्कंफर्ट फील नहीं होता है, गाड़ी स्मूथली मूव करता है। समिट कर्व के डिजाइन के लिए मेन जो फैक्टर है वो कौन गेम प्ले करता है, कौन रोल प्ले ज्यादा करता है, साइड डिस्टेंस कंसिडरेशन, है ना। तो लेंथ ऑफ समिट कर्व जो है ये किसके ऊपर बेसिकली डिपेंड करता है, साइड डिस्टेंसेस के ऊपर ओनली। यही चीज आपने लिखा। तो ये जो पॉइंट है यहां से, हैंस इन डिजाइन ऑफ समिट कर्व द लेंथ ऑफ समिट कर्व इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग साइड डिस्टेंस, एसएसडी हो सकता है, ओएसडी हो सकता है, आईएसडी हो सकता है, इनटू अकाउंट। मतलब लेंथ ऑफ समिट कर्व इज गवर्न्ड बाय साइड डिस्टेंसेस। लेंथ ऑफ समिट कर्व डिपेंड्स ऑन साइड डिस्टेंसेस। ऑन समिट कर्व सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट्स इन अपवर्ड डायरेक्शन। किधर गया वो अपवर्ड, इसको अंडरलाइन करो। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव है, एग्जाम में आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, लिख लीजिए। अब हम करेंगे इसको लिखने के बाद, चूंकि आपने आप जान लिया कि समिट कर्व के ऊपर जो आपका साइड डिस्टेंस है इसी पर डिपेंडिंग हम लेंथ ऑफ समिट कर्व को कैलकुलेट करेंगे। आपने ये जान लिया। मैं इसका डेरिवेशन नहीं करवाऊंगा, हमको वो भी आता है लेकिन नहीं करवाऊंगा, इसलिए भले ही यूपीएससी ईएससी के लिए मैं पढ़ा रहा हूं लेकिन कोई जरूरत नहीं है। आप इंजीनियरिंग सर्विस के लिए भी पढ़ रहे हैं तो भी उसका डेरिवेशन कोई जरूरत नहीं है कि मैं डेरिवेशन करवा दूं आपको। इट्स अननेसेसरी थिंग, है ना। तो हमको डेरिवेशन के ऊपर फोकस नहीं करना है। दो छोटू छोटू फॉर्मूला होगा, उसको लिख लेंगे, समझ लेंगे कि कैसे लेंथ कैलकुलेट किया जाता है। बाकी सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपने देख लिया कि कैसे किस पे ऊपर डिपेंड करता है, डिजाइन कंसिडरेशन क्या है, इन सब चीजों को आपने देख लिया। ठीक है, इसको लिख लीजिए। फिर हम लेंथ निकालने का कोशिश करते हैं, लेंथ ऑफ समिट कर्व। अच्छा, एक चीज याद है आपको क्या मैंने जब स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को आपको समझाया था तो वहां पे समिट कर्व के ऊपर एसएसडी निकालने का कॉन्सेप्ट एक समझाया था। तो समिट कर्व के ऊपर एसएसडी निकालते वक्त जो ब्रेकिंग डिस्टेंस निकालोगे बीडी, तो मैंने उसमें बोला था कि वहां पर हम जो ग्रेडियंट वाले फैक्टर है उसको कंसिडर नहीं करेंगे, हम ग्रेडियंट को इग्नोर करके साइड डिस्टेंस का कैलकुलेशन करेंगे। समझ गए? उस बात को ध्यान रखना, क्योंकि अगर समिट कर्व के लिए आप डिजाइन कर रहे हो और आपको एसएसडी तो कैलकुलेट करना होगा। मान लो ऐसा कहा है क्वेश्चन में कि आपको एक समिट कर्व बनानी है, ठीक है, समिट कर्व बनानी है और आप उसका लेंथ निकालो, ठीक है, आपको सारा डेटा दे दिया, ऐसा कुछ कि आपको साइड डिस्टेंस को भी कैलकुलेट करना होगा। और मान लो एसएसडी कैलकुलेट करवा रहा है, एसएसडी को कैलकुलेट करके उस एसएसडी को यूज करके आपको लेंथ ऑफ कर्व निकालनी है। ऐसा कुछ कंडीशन बना के क्वेश्चन में दे दिया है, उस एसएसडी को यूज करके आपको लेंथ ऑफ कर्व निकालनी है। तो फिर जो हम एसएसडी कैलकुलेशन में जो ब्रेकिंग डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे उसमें मेरा ग्रेडियंट का भी वैल्यू है फॉर्मूला में नीचे, है ना। तो उस ग्रेडियंट के वैल्यू को हम क्या कंसिडर करेंगे, 0। साइड डिस्टेंस इस केस में, समिट करके केस में कैलकुलेट करने के लिए ग्रेडियंट इज कंसिडर्ड एज 0। ठीक है, दिमाग में रखना, ये पॉइंट वहां पे लिखवाया था, समझाया था। ठीक है, तो उस बात को यहां पे ध्यान में रखना, आप लिख लीजिए इसको। तो जैसा कि आपने अभी अभी कॉन्सेप्ट को देखा कि जो लेंथ ऑफ समिट कर्व है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, साइड डिस्टेंस के ऊपर ओनली। ठीक है, तो चलिए इसको निकालने का कोशिश करते हैं। इसमें अलग अलग केसेस हैं। मैं केस वन को कंसिडर करूंगा कि लेंथ ऑफ समिट कर्व is greater than side distance, required, कहने का मतलब ये केस क्या हो गया, आप ऐसे लिख सकते हैं कि लेंथ ऑफ कर्व एलसी समिट कर्व इज ग्रेटर देन एसडी। अब ये जो साइड डिस्टेंस है ये कुछ भी हो सकता है। ये साइड डिस्टेंस हो सकता है कि आपका स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस हो, एसएसडी हो सकता है वो इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस हो, या फिर हो सकता है वो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस हो। इन तीन तरह का साइड डिस्टेंस है। इन तीनों तरह के साइड डिस्टेंस में कोई भी साइड डिस्टेंस हो सकता है।
लेकिन ये केस क्या है कि लेंथ ऑफ कर्व जो सबमिट कर्व है इज ग्रेटर देन योर साइड डिस्टेंस रिक्वायर्ड। चलिए लिख लीजिए इसको। देखिए कैसे करना है। लेट्स सपोज कि अपने पास एक सबमिट कर्व है, अपने पास ये सबमिट कर्व, इस सबमिट कर्व के ऊपर एक व्हीकल चल रही है। ठीक है, ये आपका कार हो गया, इस सबमिट कर्व के ऊपर ये कार है। यहां पर कोई एक ऑब्जेक्ट है जो रुकावट के रूप में, लेट्स सपोज ऑब्स्टेकल के रूप में खड़ा है। ठीक है, यहां पे कोई एक ऑब्जेक्ट है। अभी मेरे को आप बताओ, लेट्स सपोज ये जो पॉइंट है ना, ये कार के अंदर जो ड्राइवर बैठा है उसका आई का लेवल है, वो उसका आई का लेवल है ये पॉइंट। ये जो हाइट है इस पॉइंट का फ्रॉम दिस हॉराइजेंटल, लेट्स सपोज इसको मैं कहता हूं कैपिटल एच। मतलब उस पॉइंट से ड्राइवर जो कार में बैठा है उसके आंख का लेवल, क्योंकि वो आंख से ही देखेगा ना अपना, और यहाँ पे जो हम साइड डिस्टेंस देख रहे हैं वो एकदम सीधा देखने का कोशिश कर रहे हैं, तो वो यहां से इस ऑब्स्टेकल को देख रहा है। ठीक है, अब ये जो ऑब्स्टेकल की हाइट है जहां तक वो देख पा रहा है, लेट्स सपोज दिस हाइट इज योर स्मॉल एच। ठीक है, हाइट ऑफ द ऑब्स्टेकल। तो ये आपका साइड डिस्टेंस यहां पे रिक्वायर्ड है। दिस इज योर रिक्वायर्ड साइड डिस्टेंस एसडी। अब ये साइड डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है ये एसएसडी हो, आईएसडी हो, ओएसडी हो, इसके लिए डिफरेंट केसेस वो मैं बताऊंगा। और यहाँ पे लेंथ ऑफ कर्व आपका क्या है, लेंथ ऑफ कर्व आप देखोगे तो यहां से लेके ये ऐसे आपका गोल घुमा दीजिए। दिस इज योर लेंथ ऑफ कर्व की नहीं, तो यहां पे लेंथ ऑफ कर्व इज ग्रेटर देन योर साइड डिस्टेंस रिक्वायर्ड, ये वाला कॉन्सेप्ट बन रहा है। ठीक है, तो इस केस में जो लेंथ ऑफ सबमिट कर्व आप निकालोगे, ये कैसे निकालोगे, इसके लिए अपने पास एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। अब वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है, तो लेंथ ऑफ सबमिट कर्व ऐसे लिख देता हूं, यहां पे LSC कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। लेंथ ऑफ सबमिट कर्व इक्वल टू NS स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ब्रैकेट रूट अंडर कैपिटल H प्लस रूट अंडर स्मॉल h का होल स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। लिखो इसको, डायग्राम बनाओ, इसको लिखिए। लेंथ ऑफ सबमिट कर्व इक्वल टू NS स्क्वायर बाई ब्रैकेट, मतलब बाई 2 ब्रैकेट रूट अंडर H प्लस रूट अंडर स्मॉल h का होल स्क्वायर। इसमें कौन सा चीज क्या है, यहां पे लिखता हूं। मेरे को कलम चेंज कर करके लिखना बहुत पसंद लगता है, कलरफुल हो थोड़ा। देखिए n का मतलब क्या है, चेंज इन ग्रेड, चेंज इन ग्रेड या फिर डेविएशन एंगल, या फिर डेविएशन एंगल जो कि हमेशा पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव फॉर सबमिट कर्व। ये चीज हमने पहले प्रूफ कर लिया, देख लिया। S इक्वल टू क्या है, साइड डिस्टेंस। अब ये जो साइड डिस्टेंस है, ये जैसे कि मैंने बोला, ये SSD हो सकता है, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस हो सकता है, या फिर आपका OSD हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन जो आपको कह रहा है। नाउ ब्लैक पेन से लेता हूं। कैपिटल H क्या है, हाइट ऑफ ड्राइवर्स आई लेवल एबव रोड, यही आपका कैपिटल H। नाउ स्मॉल h क्या है, ये जो छोटा h है, ये है हाइट ऑफ द ऑब्स्टेकल
height of the obstacle on road. दिस इज योर स्मॉल h. लिख लीजिए इसको. ये सब मीटर में है, ये सब मीटर में है, ठीक है, ये सब कुछ मीटर में है इस फॉर्मूला में. इसको लिख लीजिए. अरे बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला, इसको कौन वो फालतू डेरिवेशन में जाए, कोई जरूरत नहीं, बहुत इजी है इसका डेरिवेशन, बहुत सिंपल, फालतू चीज है, जरूरत नहीं है करना, याद कर लो. LHC इक्वल टू NS स्क्वायर बाई 2 ब्रैकेट रूट अंडर h प्लस रूट अंडर h का स्क्वायर. इसके बारे में लिख लीजिए. अब कुछ इंपॉर्टेंट बात करूंगा, और बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला को अच्छे से लिखना. ये सब बगल में इरेज कर देता हूं मैं, ठीक है, इन सब चीजों को लिख लीजिए. अब मैं इरेज करता हूं. तो वो इंपॉर्टेंट डेटा क्या है, देखिए ये जो आपका फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला थोड़ा सा इसमें बदलाव आएगा. IRC डेटा, तो जहां पर भी IRC का बात आता है मतलब वो चीज दिमाग में घुस जाना चाहिए. तो IRC डेटा पहला फॉर SSD कैलकुलेशन. फॉर SSD मान लीजिए आपका जो यहाँ पे साइड डिस्टेंस है, इस वाले फॉर्मूले में जो साइड डिस्टेंस का वैल्यू यूज करोगे, इफ यू आर यूजिंग दिस साइड डिस्टेंस एज स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, देन कैपिटल H का जो वैल्यू होगा इट विल बी योर 1.2 मीटर एंड स्मॉल h की जो वैल्यू होगी, स्मॉल h की जो वैल्यू आपको यूज करनी है 0.15 मीटर. अब मेरे से आप पूछोगे सर ये याद करना है, बिल्कुल याद करना है, केवल यही आपसे एग्जाम में पूछ लेगा 0.12 एंड 0.15 मीटर के बारे में. ओके, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आलतू फालतू चीज याद कर लो. नेक्स्ट सेकेंड केस, केस 2. लेट्स सपोज कि यहाँ पे जो साइड डिस्टेंस है फॉर्मूला में, वो साइड डिस्टेंस जो आप यूज करोगे वो आपका ISD है, मतलब ISD बेस्ड आपको लेंथ कैलकुलेट करने के लिए बोला है, या फिर OSD बेस्ड आपको लेंथ कैलकुलेट करने के लिए बोला है. देन जो कैपिटल H ISD या फिर OSD, हम उसका मतलब क्या है, मतलब ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, मतलब किसको ओवरटेक करोगे, सामने भी जो गाड़ी होना चाहिए उसको ओवरटेक करेंगे ना. सामने भी गाड़ी मतलब सामने भी ड्राइवर बैठा है, उसका भी ड्राइवर का आई का लेवल वो भी देख रहा है आपको, आप भी उसको देख रहे हो. तो यहाँ पे जो H होगा, ये H का वैल्यू 1.2, कैपिटल H तो है ही 1.2 मीटर, और स्मॉल h का वैल्यू को भी 1.2 मीटर कंसिडर करके अपने कैलकुलेशंस को करने हैं. ठीक है, अब इन सब चीजों को इस फॉर्मूला में पुट करके कैलकुलेट करोगे तो एक सिंप्लीफाइड रिजल्ट भी निकल जाएगा कि फॉर SSD ये फॉर्मूला बन गया, फॉर ISD OSD ये फॉर्मूला बन गया. किताबों में वो सब फॉर्मूला भी दिया है, मतलब NS स्क्वायर बाय 4.6, NS स्क्वायर बाय 9.6, ये सब फॉर्मूला भी दिया है. तो आप उसको सिंप्लीफाई करके बना के लिख सकते हैं फॉर शॉर्टकट. समझे क्या, बेसिक यही है. ओके, सो दिस इज योर फॉर साइड डिस्टेंसेस, मतलब लेंथ ऑफ कर्व इज ग्रेटर देन योर साइड डिस्टेंस. अब इसी का सेकंड पार्ट आता है. ठीक है, तो वो डायग्राम तो वही रहने दीजिए, केस 2 बना दीजिए. सेकंड पार्ट लिखिए केस 2, व्हेन लेंथ ऑफ कर्व इज स्मॉलर देन द साइड डिस्टेंस रिक्वायर्ड. अभी साइड डिस्टेंस आपको ज्यादा चाहिए, लेंथ ऑफ कर्व छोटा हो गया, तो इस केस में जो लेंथ ऑफ कर्व है उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, अब ये वाला केस, ये भी केस हो सकता है. तो मैं क्या करूंगा, यहां से थोड़ा इरेज कर दिया, इधर इरेज कर दिया, और मैं यहां पे लिख देता हूं केस 2. दिस इज केस 2, लेंथ ऑफ समिट कर्व इज स्मॉलर देन, यहां ग्रेटर था मैंने स्मॉलर कर दिया, स्मॉलर देन साइड डिस्टेंस रिक्वायर्ड. ठीक है, साइड डिस्टेंस मतलब SSD OSD, ये डायग्राम ऐसे ही रहने दीजिए एज इट इज. और ये IRC डेटा जो है ये भी फिक्स है, IRC डेटा भी चेंज नहीं होने वाला है. दिस इज ऑल्सो योर फिक्स्ड, IRC डेटा इज सेम. इसको रेड पेन में लिखो IRC डेटा को, केवल आपका बदलेगा क्या, फॉर्मूला बदल जाएगा. ओके, फॉर्मूला बदल जाएगा, फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंजेस. वो फॉर्मूला क्या है, तो लेंथ ऑफ समिट कर्व SC विल बी इक्वल टू 2 इंटू साइड डिस्टेंस. ये अलग, इसमें माइनस करना है आपको, क्या इसमें माइनस करना है 2 टाइम्स ब्रैकेट रूट अंडर कैपिटल H प्लस रूट अंडर स्मॉल h का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई
योर एन। सब चीजें वही, साइड डिस्टेंस मतलब या फिर एसएसडी या फिर आईएसडी या फिर ओएसडी। कैपिटल एच मतलब हाइट ऑफ ड्राइवर आई, स्मॉल एच मतलब हाइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। हाइट ऑफ ड्राइवर आई का वैल्यू 1.2 मीटर, हाइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन का वैल्यू 0.15 मीटर। तो ये एसएसडी का केस का हो गया। अगर ओवरटेकिंग या फिर आईएसडी बेस्ड आपको कैलकुलेशन करनी है तो जो कैपिटल एच है ये तो 1.2 है, स्मॉल एच का भी वैल्यू आप 1.2 यूज करोगे। एन मतलब चेंज इन ग्रेड, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा फॉर सबमिट कर। समझ रहे क्या? दिस इज योर चेंज इन ग्रेड। तो ये फॉर्मूला आपका हो जाएगा केस 2 के लिए, व्हेन लेंथ ऑफ सबमिट कर्व इज लेस देन साइड डिस्टेंस रिक्वायर्ड। सो साइड डिस्टेंस से कुछ चीज को घटा के हमको लेंथ ऑफ सबमिट कर्व कैलकुलेट करनी होगी। लॉजिक ये सोचना। तो देखिए यहाँ पे 2 टाइम्स साइड डिस्टेंस से हम एक चीज को घटा रहे हैं। किसको घटा रहे हैं? 2 इंटू रूट अंडर एच प्लस रूट अंडर एच का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। इसको घटा रहे हैं, हमको सबमिट कर्व की लेंथ निकल जा रही है। दिस इज द फॉर्मूला व्हाट वी यूज टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ सबमिट कर्व। इसी के साथ आपका सबमिट कर्व का डिजाइन खत्म। क्वेश्चन बनाएंगे ना, ये ज्योमेट्रिक डिजाइन में खत्म कर दो। अभी एक छोटा सा पार्ट है वैली कर्व, इसको खत्म करने के बाद स्टार्टिंग से क्वेश्चन बनाना शुरू करूंगा। कहां से? एसएसडी का, सुपर एलिवेशन का, ट्रांजिशन कर्व का, ओएसडी का, सेटबैक डिस्टेंस का, है ना, ग्रेड कंपेंसेशन का, सब चीज, ट्रांजिशन कर्व का, समझ रहे? सब चीजों का जितने भी कन्वेंशनल क्वेश्चन आए हैं ईएससी के, जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछे गए, उसका एक वीडियो सीरीज आएगा। फिर इसी के बाद आएगा, उसके बाद हम लोग हाईवे मटेरियल ये सब चीज चालू करेंगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट और मेजर पार्ट आपका यहीं तक है। इसी में से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इसी रेंज में से एग्जाम में आपका फंस जाता है। ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे का जो परसेंटेज है, मैं आपको अगर बताऊं, कोई स्टूडेंट अगर हाईवे में सब बहुत सारा चीज है, इसके बाद आपको हाईवे मटेरियल पढ़ना है, फिर पेमेंट डिजाइन पढ़ेंगे, तब जाके कंप्लीट होगा। लेकिन किसी ने ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे कोई बहुत अच्छे ढंग से किया है, सब क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, कोई भी एग्जाम ले लो, 75% आपका सिलेबस कवर है। 75% क्वेश्चन आप इसी से रहेगा, आप आंसर कर दोगे। गेट में भी 2 या 4 नंबर, 8 नंबर का पूछता है तो 4-5 नंबर का तो यहीं से पूछेगा। फिर बाद में वो सब चीज रहा। ईएससी में जितना भी पूछेगा उसका 75% क्वेश्चन यहीं से रहेगा, ज्योमेट्रिक डिजाइन से। उसके बाद दूसरा चीज हो गया, ठीक है। ज्योमेट्रिक डिजाइन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, इस पे वो ज्यादा डिटेल वे में अच्छे तरीके से फोकस करना है, ठीक है। तो ये सबमिट करने के बारे में लिख लीजिए सारा कुछ, फॉर्मूला फॉर्मूला फॉर्मूला। अब हम बात करेंगे वैली कर्व का, ओके। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल कंसेप्ट डिकोडर के ऊपर। हम पढ़ रहे थे ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे, इसको लगभग हमने खत्म कर लिया है। वर्टिकल कर्व के अंदर हमने आपको सबमिट कर्व के बारे में बहुत कंप्लीटली, बहुत डिटेल वे में आपको मैंने बता दिया है। इस वाले वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे वैली कर्व। वैली कर्व मतलब कुछ इस तरह का कर्व। इस तरह का कर्व कहने का मतलब, वैली कर्व एक ऐसा कर्व होगा जो कि कनकेव अप होगा, एंड इसमें कन्वेक्सिटी जो होगी वो डाउनवर्ड होगी, और डाउनवर्ड कन्वेक्सिटी है कि नहीं। इस तरह का जो कर्व होगा इसको हम कहेंगे वैली कर्व। वैली कर्व आपको जनरली कहां देखने को मिलेगा? पहाड़ों में। जैसे कोई एक पहाड़ है, माउंटेन है, ठीक है, यहां से नीचे आप उतर रहे हो, फिर इससे जुड़ा हुआ और एक माउंटेन है ऐसा। अब यहां पे अगर कोई रोड बनाना है, ये ऐसा देखिए, तो ये रोड कुछ ऐसा बनेगा कि नहीं? तो एक वैली जैसा लग रहा है कि नहीं? समझ रहे हो आप? तो वहां पे हिली एरियाज में आपको अधिकतम इस तरह के रोड, वैली कर्व वगैरह देखने को मिलेंगे। जो हम वैली कर्व बनाते हैं, ध्यान रखिए, क्यूबिक पैराबोला, क्यूबिक पैराबोला टाइप ऑफ ट्रांजिशन कर्व, टाइप ऑफ ट्रांजिशन कर्व is ideal for valley curve. For valley curve,
वैली कर्व में हम क्यूबिक पैराबोला कर्व को यूज करते हैं। दूसरा चीज और एक चीज मैं बताता हूं, जब हम वैली कर्व डिजाइन करेंगे, डिजाइन करने का मतलब इसका लेंथ हमको कैलकुलेट करना है, लेंथ ऑफ वैली कर्व। तो जो लेंथ ऑफ वैली कर्व है ये बेसिकली आपका सबसे पहला डिपेंड करेगा किसके ऊपर, ये डिपेंड करता है आपका कंफर्ट कंडीशन के ऊपर। मतलब यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल रेशियो वाली बात आ जाएगी। सब कुछ समझाऊंगा बिट बाय बिट, जस्ट अभी बता रहा हूं ताकि एक ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ कुछ ध्यान में रहे। और दूसरा चीज इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसके ऊपर लेंथ ऑफ वैली कर्व आपका डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करता है हेडलाइट साइट डिस्टेंस के ऊपर। हेडलाइट साइट डिस्टेंस के ऊपर, मतलब ये हो गया HSD, हेडलाइट साइट डिस्टेंस। ये एक नया तरह का साइट डिस्टेंस आपको देखने को मिल रहा है ना, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए जो वैली कर्व हम बनाते हैं, फॉर एग्जांपल इस तरह का हम कर्व बना रहे हैं, ये एक वैली कर्व है। ओके, तो इस वैली कर्व में देखिए, मतलब कि ये मान लो इसका ये कोई बीच वाला पार्ट है, तो हम क्या करते हैं, वैली कर्व हम जब भी वैली कर्व बनाएंगे उसको दो पार्ट में बनाएंगे। दो पार्ट कहने का मतलब यहाँ पे आपको दो कर्व देखने को मिल रहा है। ये मान लो पहला कर्व, ये दूसरा कर्व। अब ये दोनों जो कर्व है ना, ये ट्रांजिशन कर्व्स हैं, ये दोनों ट्रांजिशन कर्व है। तो जब भी हम वैली कर्व बनाते हैं, वी ऑलवेज ट्राई टू यूज टू क्यूबिक पैराबोला ट्रांजिशन कर्व। हम दो ट्रांजिशन कर्व का यूज करके एक वैली कर्व बनाते हैं। समझ में आ रहा है कुछ बात? ठीक है, वी ऑलवेज ट्राई टू यूज दिस। सो इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि यहां से यहां तक का लेंथ, मतलब ये वाला जो पहला वैली कर्व है इसका लेंथ है LB1, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो ट्रांजिशन कर्व, दो क्यूबिक पैरा ट्रांजिशन कर्व यूज कर रहे हैं, ये दोनों सेम टाइप ऑफ कर्व यूज कर रहे हैं, मतलब लेंथ वेंथ सब सेम है। मतलब इसका लेंथ अगर LB है तो इसका भी लेंथ LB है। सो जो आप टोटल लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व डिजाइन करोगे यहाँ पे, वो कितना हो जाएगा, 2 times LB। दिस विल बी योर टोटल लेंथ ऑफ वैली कर्व की। नहीं समझ रहे हैं, वो कितना हो जाएगा, 2 times LB। मतलब दो सेम टाइप ऑफ क्यूबिक पैराबोला ट्रांजिशन कर्व को यूज करके हम एक वैली कर्व बनाते हैं। ये बात को ध्यान रखना। ये पहला एक कंडीशन हो गया, जिस कंडीशन को यूज करके, मतलब कंफर्ट कंडीशन को यूज करके हम कैलकुलेशन आगे बताएंगे, लेंथ वगैरह कैलकुलेट करना वो बताएंगे आगे चल के। ये सब कुछ कुछ बेसिक्स हैं रिलेटेड टू वैली कर्व, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अब स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं फिर से, कि मेरे को ये बताइए कि कौन कौन से ऐसे कंडीशंस हैं, है ना, या फिर चेंज ऑफ ग्रेड क्या होगा जब आपका वैली कर्व फॉर्मेशन होता है। तो केसेस फॉर वैली कर्व फॉर्मेशन, केसेस फॉर वैली कर्व फॉर्मेशन, ऐसे कौन कौन से केसेस हैं जब आपका वैली कर्व फॉर्म होगा। तो सबसे पहला केस, जिस केस में आपका वैली कर्व फॉर्म होगा, वो क्या होगा, व्हेन ए डिसेंडिंग ग्रेडियंट मतलब नेगेटिव ग्रेड मीट एक्सेंडिंग ग्रेडियंट। मतलब पॉजिटिव ग्रेड। कहने का मतलब है ये इस तरह का। तो यहां पे देखिए, ये आपका टेंजेंट पॉइंट 1, ये आपका टेंजेंट पॉइंट 2। तो यहां से अगर आप एक लाइन ड्रॉ करोगे तो ये देखिए, ये डिसेंडिंग ग्रेडियंट है, -N1 इसका ग्रेड है। ये वाला देखिए टेंजेंट पॉइंट 2, ये एक्चुअली ये एक्सेंडिंग ग्रेडियंट है। यहां से अगर आप देखोगे, ये जो रोड है, ये रोड में क्या है, एक्सेंडिंग है, मतलब ग्रेड धीरे धीरे बढ़ रहा है, यहाँ डिक्रीज नहीं हो रहा है।
तो लेट्स सपोज इस वाले टेंजेंट पॉइंट 2 से मैं अगेन और एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, ठीक है। यहाँ पे इंटरसेक्शन एंगल में दिखा नहीं पा रहा एक्चुअली, ओके थोड़ा सा दिख जाएगा ऐसा, या फिर थोड़ा सा मैं ऐसा करता हूँ, टेंजेंट को थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करके ऊपर लेते आता हूँ किसी तरह से। ये अब समझ जाओ कि वो टेंजेंट है। मान लीजिए ये टेंजेंट ऐसे इंटरसेक्ट कर गया, तो और ये जो ग्रेडियंट है इट इज योर प्लस n1 की नहीं, तो ये चेंज इन ग्रेड n इक्वल टू क्या होगा, माइनस n1 माइनस प्लस n1 सॉरी प्लस n2 मीन्स माइनस n1 माइनस n2 नेगेटिव। ध्यान रखना क्या आ गया, नेगेटिव। मतलब ये n क्या है, n इज योर चेंज इन ग्रेड, चेंज इन ग्रेड। सो यहां पे पॉजिटिव ये नेगेटिव, मतलब व्हेन एक्सेंडिंग डिसेंडिंग ग्रेडियंट मीट अनदर एक्सेंडिंग ग्रेडियंट, तो आपका वैली कर्व का फॉर्मेशन होगा। दूसरा केस क्या हो गया वैली कर्व फॉर्मेशन का, जब कोई डिसेंडिंग ग्रेडियंट हॉरिजॉन्टल रोड को टच करेगा, है ना, डिसेंडिंग ग्रेड मीट हॉरिजॉन्टल रोड, जैसे कि ये डिसेंडिंग ग्रेड है, फिर ये हॉरिजॉन्टल रोड को मीट कर रहा है ऐसा, तो ये भी एक वैली कर्व है कि नहीं, ये टेंजेंट पॉइंट 1, तो यहां से ये निकालो, ये मान लो ग्रेडियंट माइनस n1, तो ये हॉरिजॉन्टल रोड को मीट कर रहा है, तो ये चेंज इन एंगल कितना हो गया, n इक्वल टू माइनस n1 माइनस 0, इसका वैल्यू कितना हुआ, हॉरिजॉन्टल रोड का कोई ग्रेडियंट है क्या, नहीं, ओके। अच्छा यहाँ पे तो मैंने ग्रेडियंट जैसा बना दिया, जस्ट ए मिनट। इस तरह का आपका रोड है, ठीक है, तो यहां से जब आप टेंजेंट लोगे तो ये तो आएगा और ये हॉरिजॉन्टल रोड आपका ऐसे सीधा आ जाएगा, इसमें कोई ग्रेडियंट नहीं, ठीक है। इसका सम ग्रेडियंट होगा माइनस n1 मान लो, और इसका जो ग्रेडियंट हॉरिजॉन्टल रोड का n2 इक्वल टू 0, तो चेंज इन ग्रेड n इक्वल टू कितना हो गया, माइनस n1 माइनस n2 इक्वल टू माइनस n1 माइनस 0 की, ये भी नेगेटिव। तो ये सेकंड केस हो गया जब आपका वैली कर्व बनेगा। और कौन कौन से पॉसिबल केसेस हैं सोचिए। तीसरा केस होगा व्हेन ए पॉजिटिव ग्रेडियंट मतलब एक्सेंडिंग ग्रेडियंट मीट अनदर पॉजिटिव ग्रेडियंट। तो इस केस में भी वैली कर्व बनेगा। कहने का मतलब है, सुनना, मान लो कि यहां से यहां तक एक रोड है जिसमें हल्का फुल्का ग्रेडियंट है, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा राइज हो रहा है, लेकिन यहां तक जहां तक मैं अभी आया हूं, यहां से इस पॉइंट को रीच करना है, ग्रेडियंट ज्यादा है, इस तरह से रीच करेगा कि नहीं, तो भी देखो यहां पे एक वैली कर्व बन रहा है कि नहीं, ऐसा समझ रहे हो, ठीक है। तो यही चीज है व्हेन ए पॉजिटिव ग्रेडियंट मीट अनदर पॉजिटिव ग्रेडियंट। तो इस केस में लेट्स सपोज दिस इज टेंजेंट पॉइंट T1, दिस इज टेंजेंट पॉइंट T2, यहां से टेंजेंट लिया, ये प्लस n1, यहां से टेंजेंट लिया, ये प्लस n2, ओके। तो चेंज इन ग्रेड कितना होगा, n इक्वल टू प्लस n1 माइनस प्लस n2 मीन्स n1 माइनस n2। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव होगा, ऑब्वियसली नेगेटिव, क्योंकि ये वैली कर्व है, वैली कर्व के केस में चेंज इन ग्रेड नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि n2 इज ग्रेटर देन n1, मतलब एक छोटा पॉजिटिव ग्रेडियंट एक बड़े पॉजिटिव ग्रेडियंट से मीट कर रहा है ना। मतलब इस केस में क्या हो रहा है, स्मॉलर टू पॉजिटिव, स्मॉलर टू बिगर,
समझ रहे हो? तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, आपको ग्रेडियंट के वैल्यूज देंगे और बोलेंगे कि इस कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, वैली कर्व ना समीट कर्व। तो ये पता लगाने के लिए आप बस वही कॉन्सेप्ट याद रखना जो चेंज इन ग्रेड वाला। चेंज इन ग्रेड हमेशा नेगेटिव होगा वैली कर्व्स के लिए, चेंज इन ग्रेड हमेशा पॉजिटिव होगा समीट कर्व के लिए। ये तीसरा केस हो गया। फोर्थ केस, फोर्थ, व्हेन negative grade meet another negative grade, another negative grade, तो भी आपका वैली कर्व बनेगा। ठीक है, जैसे कि एक डिसेंडिंग ग्रेडियंट है, वो और एक डिसेंडिंग ग्रेडियंट से मीट कर रहा है, तो भी अपना वैली कर्व ही बनेगा। ओके, तो लेट्स सपोज दिस इज द टेंजेंट पॉइंट T1, ये आपका टेंजेंट पॉइंट है T2। टेंजेंट ड्रॉ किया जाए इस पॉइंट को लेके तो ये टेंजेंट, इस पॉइंट को लेके टेंजेंट ड्रॉ किया जाए तो ये टेंजेंट। ये मान लो -n1 था, ये मान लो -n2 है, तो चेंज इन ग्रेड n इक्वल टू कितना होगा, -n1 -n2, कहने का मतलब -n1 प्लस n2। तो ये वैल्यू आपका आना चाहिए नेगेटिव। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि n1 जो है इट मस्ट बी ग्रेटर देन n2, मतलब एक बहुत बड़ा डिसेंडिंग ग्रेड छोटे डिसेंडिंग ग्रेड से टच कर रहा है। मतलब यहाँ पे बिगर टू स्मॉलर आ रहा है डिसेंडिंग के केस में, बिगर टू स्मॉलर, मतलब आपको मेन पॉइंट आउट क्या करना है, चेंज इन ग्रेड जो होगा हमेशा नेगेटिव होगा। तो वो कैसे बना पाओगे, चेंज इन ग्रेड नेगेटिव बना लिया मतलब वैली कर्व बन गया, चेंज इन ग्रेड पॉजिटिव बना लिया मतलब समीट कर्व बन गया। समझ रहे हो आइडिया, क्लियर है? तो ये सारे बेसिकली 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशन है जिस केस में आपका वैली कर्व बनेगा, जैसा आपका 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशन था इन केस ऑफ समीट कर्व। ठीक है, अब देखिए वैली कर्व के केस में जनरली होता क्या है कि ये आपका वैली कर्व है, ठीक है, तो इसके ऊपर जब आपकी गाड़ी रहती है, मान लो ये आपका गाड़ी है, अब ये जो जौन सा भी गाड़ी है छोड़ दीजिए, ये मान के चलो कोई हॉलीवुड का गाड़ी है ये, तो वैली कर्व के ऊपर जब भी आपका गाड़ी रहता है, एक तो इसका सीजी होगा, यहां से इसका वेट कंसंट्रेटेड होगा इन डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, वेट। दूसरा इसी डायरेक्शन में है ना, इसी रेडियल डायरेक्शन में आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लग रहा है। मीन्स बोथ आर एक्टिंग डाउनवर्ड। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना, mv²/r। इस कारण से जो इंपैक्ट है ना वो ज्यादा बढ़ जाता है, इंपैक्ट और जर्किंग इफेक्ट ज्यादा हो जाता है। वैली कर्व में जब गाड़ी चलती है उस पर इंपैक्ट और जर्किंग इफेक्ट ज्यादा हो जाता है, जिस कारण से पैसेंजर ना डिस्कंफर्टेबल फील करता है, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन। समझ रहे हो? ये चीज जो है ना, ये चीज होने के कारण there arises condition of discomfort to passenger। ओके, अब इसी कारण से हमारे पास एक कंडीशन बन जाता है कि चूंकि यहां पे डिस्कंफर्ट टू पैसेंजर होगा, क्यों, जर्किंग होगा, जर्किंग होगा। समझ रहे हो? क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है ना वो रेडियल डायरेक्शन में डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, इसलिए जर्किंग इफेक्ट होगी। तो इसलिए यहां पे वैली कर्व के केस में हमारे पास ये मतलब क्लाउज बन जाता है या फिर मैंडेटरी कंडीशन बन जाता है कि वी नीड टू इंट्रोड्यूस द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ग्रेजुअली। समझ रहे हो? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस करने का एक कंडीशन बन जाता है। अब इसी कारण से
चूंकि ये कंडीशन वही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस करना है, हेंस व्हाट वी आर डूइंग इन केस ऑफ वैली कर्व इज वी आर प्रोवाइडिंग ट्रांजिशन कर्व्स, ओके, सच दैट कि ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस को ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस करवाया जा सके। एक तो हो गई ये कंडीशन, मतलब डिपेंडिंग ऑन द कंफर्ट ऑफ द पैसेंजर, है ना, कंफर्ट कंडीशन, दैट इज रेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, द लेंथ ऑफ वैली कर्व इज कैलकुलेटेड। पहला डिजाइन क्राइटेरिया। दूसरा डिजाइन क्राइटेरिया क्या है, सोचिए, ये मान लीजिए आपका वैली कर्व है, ये आपका वैली कर्व है। अब मान लो कोई गाड़ी यहां पर है, ठीक है, कोई कार यहां पर है। अब ये कार वाले को वैली कर्व के ऊपर जो ये कार है, मान लो दिन का समय है, डे टाइम है, डे टाइम में कोई दिक्कत होगा क्या? आप अपने आप पे फील करना कि यू आर इन ए वैली कर्व। डे टाइम में आपको कोई दिक्कत होगा? आप यहाँ पे बैठे हो, कार के अंदर आप बैठे हो, लेकिन आपको ये पूरा एरिया, ये जो पूरा एरिया, ये पूरा रोड आपको विजिबल है, आपको विजिबल है। मतलब डे टाइम में साइड डिस्टेंस की किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होता। अगर मैं डे टाइम में साइड डिस्टेंस का बात करूं, है ना, ये सब कुछ लिखिएगा नहीं, मैं लिखवाऊंगा, तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि हमारे पास क्लियर विजिबिलिटी रहती है, पूरा वैली का ही विजिबिलिटी है, दूर दूर तक देख पाओगे वैली कर्व के ऊपर, कि कहीं दूर से भी कोई गाड़ी आ रहा है तो वो भी दिख जाएगा। मतलब साइड डिस्टेंस का कोई दिक्कत ही नहीं है डे टाइम में। लेकिन रात के समय, नाइट टाइम, अगर मान लो ये जो वैली कर्व है, यहाँ पे स्ट्रीट लाइट, अगर रोड के किनारे स्ट्रीट लाइट नहीं है, अगर स्ट्रीट लाइट नहीं है रोड के किनारे किनारे, समझ रहे हो, नो स्ट्रीट लाइट, नो स्ट्रीट लाइट, अगर स्ट्रीट लाइट नहीं है तो आप उतना ही देख पाओगे जितना आपका गाड़ी का जो लाइट है, मतलब ये आपका गाड़ी है मान लो, ठीक है, ये गाड़ी है, तो आपका गाड़ी का जो हेडलाइट है वो जहां तक आपको दिखाएगा, आप वहीं तक आपको विजिबिलिटी होगा क्या? तो यही हो जाएगी आपका नाइट टाइम में साइड डिस्टेंस, जिसको हम कहते हैं हेडलाइट साइड डिस्टेंस। इसको कैलकुलेट करने का एक तरीका है, वो देखेंगे, हेडलाइट साइड डिस्टेंस, मतलब जहां तक आपको हेडलाइट दिखाएगा आप वहीं तक देख पाओगे, समझ रहे? उसके आगे आप देख नहीं पाओगे। किस केस में? जब स्ट्रीट लाइट नहीं होगा, और जनरली स्ट्रीट लाइट आपको वैली कर्व पे देखने को नहीं मिलेगा। वैली क्यों? ये पहाड़ों में होती है, दूर दराज के पहाड़ों में वैली है, वहां पे आप गाड़ी लेके चल रहे हो रात में, वहां कहां से स्ट्रीट लाइट देखोगे? दोनों बगल तो जंगल है, वहां कौन बिजली पार करके रखा है? रोड बना दिया गया, बस यही काफी है पहाड़ों में। तो वहां आपको गाड़ी का हेडलाइट जितना देख पाएगा ना, ठीक है, आपको उतना ही दिखेगा, साइड डिस्टेंस आपके लिए उतना ही रहेगा। यहां पर क्या चीज है, मतलब लेट मी चेंज द कलर, यहां पर क्या चीज है ये आपको नहीं दिखेगा रात में। अगर आपका गाड़ी यहां पर है तो आपको अधिक से अधिक हेडलाइट का आपको फोकस यहां तक आ रहा है, लेट सपोज, तो आपको इस रेंज का ही चीजें दिखेंगी, इधर की चीज नहीं दिखेंगी। मतलब जितना दूर तक आपका लाइट जा पहुंच रहा है उतना दूर तक आप देख पा रहे हो। तो वो जहां तक आपका लाइट पहुंच रहा है ना, उसको टेक्निकली हम हेडलाइट साइड डिस्टेंस कहते हैं। तो ये चीज, मतलब साइड डिस्टेंस कंसिडरेशन को कंसिडर करते हुए लेंथ ऑफ वैली कर्व को कैलकुलेट करने में फिर मदद करता है। सो लेंथ ऑफ वैली कर्व हम कैलकुलेट करते हैं ऑन बेसिस ऑफ टू कंडीशन। कौन कौन सा कंडीशन? एक तो कंडीशन हो गया आपका मिनिमम लेंथ रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू पैसेंजर कंफर्टेबिलिटी, ठीक है। दूसरा हम कैलकुलेट करते हैं मिनिमम लेंथ रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू योर हेडलाइट साइड डिस्टेंस। अब इन दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू आएगा हम वो प्रोवाइड कर देते हैं। सॉरी, नॉट मिनिमम, ये दो कंडीशन को यूज करके जो हम लेंथ कैलकुलेट करेंगे, इन दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा, है ना, जिस भी कंडीशन में, हम उस वैल्यू को एज ए लेंथ ऑफ वैली कर्व एडॉप्ट कर लेंगे। समझ में आया क्या? एक बेसिक अप्रोच, बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो चलिए अब लिखना शुरू करिए। हेडिंग बनाइए प्रॉपर्टीज ऑफ वैली कर्व। प्रॉपर्टीज
ऑफ वैली कर्व। सबसे पहला प्रॉपर्टी लिखिए, वैली कर्व इज ए कर्व हैविंग कन्वेक्सिटी डाउनवर्ड एंड कनकेविटी अपवर्ड। ये डायग्राम बना लीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ लिख लीजिए अगर लिखना है तो, इस तरह का डायग्राम बना दीजिए। सेकेंड प्रॉपर्टी, वैली कर्व इज डिजाइंड बाय टेकिंग हेडलाइट साइट डिस्टेंस इनटू कंसिडरेशन। आगे लिखिए, इन डे टाइम, इसी में लिखिए, इन डे टाइम on a valley curve, on a valley curve there is no restriction to side distance, no restriction to side distance, but in night time due to inadequate availability of street lights, the only source of visibility is or sight on a valley curve is the light of vehicle. Hence headlight sight distance becomes a governing factor in design of valley curve। ठीक है, ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट, ऑन ए वैली कर्व weight and centrifugal force both act in downward direction which increases impact on the vehicle comma which may result in jerking of the vehicle, झटका लगेगा गाड़ी के ऊपर, jerking of the vehicle, causing discomfort to the passengers, and users, to passenger and user। Hence, आगे लिखिए, hence
there is need to gradual introduction of centrifugal force on a valley curve for which the best suitable valley curve is a transition curve of cubic parabola nature. क्यूबिक पैराबोला नेचर। क्लियर है? एग्जाम में पूछेगा वैली कर्व में क्या, ट्रांजिशन कर्व के फॉर्म में हम वैली कर्व को डिजाइन करते हैं और वो किस नेचर का होता है, क्यूबिक पैराबोला नेचर का होता है। ओके, ये आपको क्लियर कट एग्जाम में पूछेगा, तो लिख लिया यहां तक। अब हेडिंग बनाइए लेंथ ऑफ वैली कर्व। लेंथ ऑफ वैली कर्व, लिखिए। जैसा कि अभी आपने देखा जो लेंथ ऑफ वैली कर्व है उसको कैलकुलेट करने का दो तरीका है, दो बेसिस पे हम कैलकुलेट करेंगे। एक तो कंफर्ट कंडीशन हो गया, कंफर्ट क्राइटेरिया, दूसरा हो गया ऑन बेसिस ऑफ हेडलाइट साइड डिस्टेंस, नाइट टाइम में खास करके। अब इन दोनों बेसिस पे कैलकुलेट करने के बाद जो मैक्सिमम आएगा उसको हम एडॉप्ट कर लेंगे। ठीक है, तो लिखिए लेंथ ऑफ वैली कर्व, लेंथ ऑफ वैली कर्व is calculated using following two criteria, using following two criteria. पहला कंफर्ट कंडीशन, दूसरा हेडलाइट साइड डिस्टेंस। पहला केस बनाइए, बेस्ड ऑन कंफर्ट कंडीशन तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली करते क्या है, हम यहाँ पे एक वैली कर्व बनाने के लिए दो ट्रांजिशन कर्व का यूज करते हैं ऑफ इक्वल लेंथ। ठीक है, मतलब ये मान लो यहां से यहां तक एक ट्रांजिशन कर्व, फिर यहां से यहां तक एक ट्रांजिशन कर्व, मतलब यहां तक एक ट्रांजिशन कर्व, यहां से यहां तक एक ट्रांजिशन कर्व। कहने का मतलब हम दो ट्रांजिशन कर्व यूज करते हैं। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो रेडियस है, रेडियस इक्वल टू इंफिनिटी। अगेन धीरे धीरे ट्रांजिशन शुरू हुई अलोंग द लेंथ ऑफ द वैली कर्व, ट्रांजिशन शुरू हुई और यहां तक पहुंचते पहुंचते जो रेडियस ऑफ ट्रांजिशन कर्व हो गया वो हो गया डिजाइन रेडियस इक्वल टू आर। फिर यहां से रेडियस डिक्रीज, मतलब रेडियस अगेन इंक्रीज होना शुरू हुआ, ग्रेजुअली इंक्रीज होना शुरू हुआ और फाइनली इस पॉइंट पे आपको रेडियस जो है अगेन r becomes infinity। So let's suppose कि यहाँ पे हमने क्या यूज किया, दो ट्रांजिशन कर्व यूज किया है। ओके, दो ट्रांजिशन कर्व यूज किया है। Let's suppose this is the length of single transition curve ls and this is the length of another transition curve ls और दोनों ट्रांजिशन कर्व इक्वल लेंथ के हैं, है ना। So total length of valley curve lb will be equal to 2 times length of single transition curve ls। समझ रहे हो? अब ये लेंथ ऑफ सिंगल ट्रांजिशन कर्व ls हम कैसे निकालेंगे, तो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको ट्रांजिशन कर्व डिजाइन में बताया था, कैसे निकालते थे, v क्यूब अपॉन सी आर।
ये फॉर्मूला यूज करते थे, तो द सेम फॉर्मूला हम यहां पर भी यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? वी क्यू अपॉन सी आर। अब देखिए ये जो आर है यहाँ पे रेडियस ऑफ सर्कुलर कर्व, ये आर, ओके, ये आर इक्वल टू क्या होगा? जो आर है ये कुछ इस तरह से रिलेटेड है कि इट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व डिवाइडेड बाय चेंज इन ग्रेड। ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को, ठीक है। तो आर का वैल्यू इसमें पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे इस वाले इक्वेशन में, तो आपको क्या मिल जाएगा? लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व एल एस इक्वल टू वी क्यू अपॉन सी इंटू एल एस अपॉन आर, सॉरी एल एस अपॉन एन, ठीक है, मतलब चेंज इन ग्रेड। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई आप करोगे तो क्या बनेगा? ये आप ऐसे लिख सकते हो एल एस स्क्वायर इक्वल टू एन टाइम्स वी क्यू अपॉन सी। सी क्या है? जो पहले था वही चीज है, रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। लेकिन यहां पे ध्यान रखने वाली ये बात है कि C का जो वैल्यू IRC ने वहां पे दिया था, वो कॉन्सेप्ट को यहां यूज नहीं करेंगे। यहां पे C का वैल्यू IRC ने फिक्स कर दिया है कि जो हमको C यूज करना है इट इज 0.6 मीटर प्रति सेकेंड क्यूब। अगर क्वेश्चन में डेटा नहीं दिया है तो यूज दिस वैल्यू ऑफ C। रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन इज लिमिटेड टू 0.6 मीटर पर सेकेंड क्यूब। ये फिक्स है, ठीक है। तो C का वैल्यू ये फिक्स हो गया। सो इस वाले इक्वेशन को देखिए अभी जो आपने निकाला, तो यहां से हम निकाल सकते हैं एल एस इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? रूट अंडर एन वी क्यूब अपॉन सी लिखा जा सकता है। तो दिस इज योर लेंथ ऑफ सिंगल ट्रांजिशन कर्व। सो तो लेंथ ऑफ वैली कर्व विल बी लेंथ ऑफ वैली कर्व इक्वल टू 2 टाइम्स एल एस विच इज इक्वल टू 2 इंटू रूट अंडर एन टाइम्स वी क्यूब अपॉन सी। ये हो जाएगा, ठीक है। सो इसमें क्या करिए, इसी वाले इक्वेशन में आप C का वैल्यू, जो C का वैल्यू है ये पुट कर दीजिए, पुट C इक्वल टू 0.6 इन दिस इक्वेशन, ओके। तो जो आपको रिजल्ट निकलेगा, फाइनल रिजल्ट, वो समथिंग आपका निकल जाएगा एल वी इक्वल टू लेंथ ऑफ वैली कर्व इक्वल टू 0.38 टाइम्स एन वी क्यूब पावर 1/2, मतलब रूट अंडर। यहां पे ध्यान रखना v जो है ये मीटर पर सेकेंड में लिया मैंने, n चेंज इन ग्रेड, ये चेंज इन ग्रेड नेगेटिव है, लेकिन हमको बस मैग्नीट्यूड से मतलब है, समझ गए। तो इस तरह से लेंथ ऑफ वैली कर्व निकल जाएगा इन मीटर्स। दिस इज योर क्राइटेरिया टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ वैली कर्व बेस्ड ऑन कंफर्ट कंडीशन। बहुत इजीली निकल गया, लिख लीजिए इसको। अब बेस्ड ऑन सेकेंड केस, सेकेंड क्राइटेरिया, बेस्ड ऑन HSD मतलब हेडलाइट साइड डिस्टेंस, लेंथ ऑफ वैली कर्व को कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए बेस्ड ऑन HSD आपका यहां पे अगेन दो क्राइटेरिया है कि लेट कि LV इक्वल टू लेंथ ऑफ वैली कर्व, ओके। अच्छा ये हेडलाइट साइड डिस्टेंस जो कह रहा है ये एक्चुअली एसएसडी भी हो सकता है, मतलब ये बेसिकली एसएसडी है कि आप सामने कुछ अपना व्हीकल देखे तो गाड़ी को रोक देंगे, समझ में आ रहा है? ये बेसिकली एसएसडी का बात कर रहा है, ओके। सो लेंथ ऑफ वैली कर्व, लेट्स सपोज एलवी इज लेंथ ऑफ वैली कर्व। तो यहां पे जो मेरा दो केसेस बनेगा वो ये बनेगा कि पहला केस 1 कि my length of valley curve is greater than side distance। दूसरा केस मेरा ये बनेगा कि length of valley curve is less than side distance। समझ में आ रहा है? दूसरा केस ये बनेगा।
तो ये इसमें दो फॉर्मूले आपको देखने को मिलेंगे कि ऐसा केस बन रहा है कि लेंथ ऑफ वैली कर्व इज ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस, उस केस में लेंथ ऑफ वैली कर्व क्या होगा। दूसरा केस ये बनेगा कि लेंथ ऑफ वैली कर्व इज लेस देन साइड डिस्टेंस, तो उस केस में आपका साइड डिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखिए चलिए इसका डायग्राम मैं बनाता हूं, इसको समझते हैं पहले। तो लेट सपोज पहला केस को हम देखेंगे, लेंथ ऑफ वैली कर्व इज ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस। ये आप देख रहे हैं वैली कर्व। लेट सपोज यहां पे आपका कोई गाड़ी है, यहां पे आपका एक गाड़ी है। इस बार गाड़ी को थोड़ा अच्छा बनाएंगे, हॉलीवुड जैसा नहीं बनाएंगे। ठीक है, ये आपका गाड़ी है। तो मान लो जो ड्राइवर बैठा हुआ है ना, ये कुर्सी है ड्राइवर का, ठीक है, ड्राइवर बैठा हुआ है यहाँ पे, ये लेवल है ड्राइवर का। अब गाड़ी का जो हेडलाइट है वो एक पर्टिकुलर लेवल पे होगा यहाँ पे। तो लेट सपोज ये गाड़ी का यहाँ पे हेडलाइट है, ठीक है। तो ये जो हेडलाइट है यहां से जब ये जल रहा होगा हेडलाइट, तो देखिए ये तो एक सीधा ऐसा, फिर इस तरह से एक बीम निकलता है, समझ रहे हो आप, इस तरह का एक बीम निकलता है। जब आपका लाइट जलती है गाड़ी की, इस तरह का एक बीम निकलता है, ये एक इस तरह से बीम निकलता है। ये जो एंगल है ये बीम का, लेट्स सपोज दिस एंगल इज योर अल्फा या फिर बीटा मान लो, अल्फा या फिर बीटा कुछ भी, अल्फा ही ले लो, अल्फा। ये जो एंगल है इसको हम कहते हैं अल्फा। ये जो अल्फा है इसको हम कहेंगे बीम एंगल। मतलब ये गाड़ी ये हेडलाइट है, जैसे टॉर्च मारते हो, टॉर्च का लाइट कैसे स्प्रेड होता है, मतलब जो लाइट का स्प्रेडिंग है इस तरह से कुछ स्प्रेड होता है। तो ये जो एंगल, जिस एंगल से स्प्रेड हो रहा है, इसी को हम कह रहे हैं बीम एंगल। आईआरसी कहता है दोस्तों, आईआरसी का डेटा है, आईआरसी कहता है कि जो बीम एंगल है ये जनरली 1 डिग्री होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आईआरसी कहता है कि जो बीम एंगल है वो कितना होता है, 1 डिग्री। अब देखिए लेट सपोज कि इस पॉइंट से जो गाड़ी का हेडलाइट का हाइट है, कितना हाइट पे गाड़ी, कितने हाइट पे जमीन से, उसी पॉइंट पे हेडलाइट का हाइट कितना है। लेट सपोज इसको मैं कहता हूं h, स्मॉल h, हाइट ऑफ द हेडलाइट ऑफ द व्हीकल। तो ये ग्राउंड से ये पॉइंट एक हॉरिजॉन्टली ऐसे लाइन ड्रॉ करिए ऐसा। तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ये क्या हो गया, दिस इज योर स्मॉल h। मतलब स्मॉल h यहाँ पे क्या है, यहां लिखता हूं हाइट ऑफ द हेडलाइट ऑफ द व्हीकल फ्रॉम रोड। ओके, अब ये जो हाइट है h, स्मॉल h, आईआरसी कहता है इसका वैल्यू है 0.75 मीटर। आपको इतना ही लेना है जितना आईआरसी कहता है। कितना कहता है आईआरसी, 0.75 मीटर। तो आईआरसी बीम एंगल के बारे में बता दिया 1 डिग्री, हेडलाइट, हाइट ऑफ द हेडलाइट के बारे में बता दिया 0.75। ठीक है, अब मेरे को बताओ यहां से लेके यहां तक का ये जो हाइट है ये क्या होगा। लेट सपोज कि इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपका बीम जा रहा है, ये जो लेंथ है इसको मैं कहता हूं s, क्योंकि इस डायरेक्शन में आपका ड्राइवर देख पाएगा। दिस इज योर साइड डिस्टेंस। ठीक है, मतलब यहां तक, जहां तक लाइट पहुंच पा रही है वहां तक आपका ड्राइवर देख पा रहा है। तो ये जो साइड डिस्टेंस है इसको मैं कहता हूं s। समझ में आ रहा है? तो मेरे को बताओ ये डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मतलब लेट सपोज ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B, ये जो AB हाइट है ये कितना होगा। तो चलो ये बीम को बाहर निकालते हैं। इस बीम को मैंने बाहर निकाला, ये आपका बीम है, ये एंगल अल्फा, इसको मैंने कह दिया s। तो ये क्या हो जाएगा, s cos अल्फा, ये s sin अल्फा, इतना ही होगा। अब देखिए ये बीम एंगल चूंकि 1 डिग्री आप जान रहे हो बहुत छोटा है ना, अल्फा इज वेरी स्मॉल की नहीं। ये वेरी स्मॉल वाला कॉन्सेप्ट बहुत जगह पे लगता है, जहां जहां लगता है वहां ध्यान रखिएगा। अल्फा इज वेरी स्मॉल, इसलिए cos अल्फा इज नियरली इक्वल टू
1 की नहीं, अल्फा अगर बहुत छोटा है तो कॉस अल्फा 1 हो गया, मतलब नियरली इक्वल टू 1। सो अगर ये नियरली इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं कि एस कॉस अल्फा इज इक्वल टू एस, नियरली इक्वल टू एस, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। दूसरी चीज यहीं पे बगल में लिखता हूं, देखो, तो इसी केस में जो आपका साइन अल्फा है ये नियरली इक्वल टू टेन अल्फा की नहीं, समझ रहे हो, जो साइन अल्फा है वो नियरली किसके इक्वल हो जाएगा, टेन अल्फा। सो एस साइन अल्फा किस में बदल जाएगा, एस टेन अल्फा में, तो ये हो गया एस टेन अल्फा, समझ गए, ये क्या हो गया, इट इज योर एस टेन अल्फा। अब जो फॉर्मूला है ना, यहां तक बना लीजिए, ये सब लिख लीजिए। लेंथ ऑफ वैली कर्व इन दिस केस, लेंथ ऑफ वैली कर्व इन दिस केस, कहने का मतलब क्या केस है, लेंथ ऑफ वैली कर्व इज ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस, ये वाला केस में जो लेंथ ऑफ वैली कर्व निकालोगे आप बेस्ड ऑन साइड डिस्टेंस। अच्छा, ये जो साइड डिस्टेंस है ये यहाँ पे दो चीज हो सकता है, या फिर हेडलाइट साइड डिस्टेंस या फिर स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, दोनों यहाँ पे लगभग एक ही चीज है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ वैली कर्व जो होगा उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, एन एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स एच प्लस 2 टाइम्स एस टेन अल्फा मीटर, दिस इज योर फॉर्मूला, वेरी इजी वेरी सिंपल, बहुत छोटा सा फॉर्मूला, एल वी इक्वल टू एन एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2h प्लस 2s टेन अल्फा। इसमें आप वैल्यूज को पुट कर दीजिए, कौन कौन से वैल्यूज को पुट कर देंगे आप, ये वाले जो वैल्यूज है आपके, मतलब कौन सा वैल्यू है, h इक्वल टू कितना 0.75 मीटर आपको लेना है, एंड टेन अल्फा मीन्स टेन 1 डिग्री आपको लेना है, समझ रहे हो, टेन 1 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, ये लगभग इसका वैल्यू होगा 0.17 समथिंग होगा। ओके, तो दो के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे दो भी है मल्टीप्लीकेशन में, तो 2 टाइम्स टेन अल्फा जो वैल्यू आपको देगा वो समथिंग 0.035 का वैल्यू आपको देगा। तो अगर ये वैल्यूज भी आपको याद है तो एल वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 0.75 इंटू 2 1.5 प्लस 0.035 इंटू एस, दिस विल बी योर लेंथ ऑफ वैली कर्व, इतना मीटर। तो इसमें आपको बेसिकली निकालना क्या, चेंज इन ग्रेड अगर आपको पता है तो उसका वैल्यू, और साइड डिस्टेंस का अगर वैल्यू आपको पता है तो वो वैल्यू पुट कर दीजिए, डायरेक्टली आपका लेंथ ऑफ वैली कर्व निकल जाएगा। तो ये पहला केस है जिस केस में योर लेंथ ऑफ वैली कर्व इज ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस, तो उसमें ये फॉर्मूला बन जाता है, लिख लीजिए इसको। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये आपका साइड डिस्टेंस है और वैली कर्व का लेंथ देखिए कितना कितना लंबा है, मतलब यहां से शुरू हुआ है ना, यहां से यहां तक है लेंथ। तो ये केस है लेंथ ऑफ वैली कर्व इज ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस। अब दूसरा केस केस 2 कि योर लेंथ ऑफ वैली कर्व, सेकेंड केस, लेंथ ऑफ वैली कर्व इज लेस देन साइड डिस्टेंस। साइड डिस्टेंस करने का मतलब है HHD या फिर स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, आपका लेंथ ऑफ वैली कर्व इससे कम है। तो ऐसे केसेस में जो लेंथ ऑफ वैली कर्व आप निकालोगे, कैसे निकालोगे, सेम उसी तरह का फॉर्मूला, उसमें ज्यादा बदलाव नहीं है, 2 टाइम्स साइड डिस्टेंस 2s माइनस 2h प्लस 2s टेन अल्फा डिवाइडेड बाई योर चेंज इन ग्रेड, वैल्यूज को पुट कर दीजिए, 2s माइनस 1.5 प्लस 0.035 इंटू एस डिवाइडेड बाई एन, इतना मीटर। इंपॉर्टेंट, अब इन दोनों क्राइटेरिया को यूज करके आपने वैली कर्व का लेंथ निकाला, ठीक है, दोनों क्राइटेरिया को यूज करके वैली कर्व का लेंथ निकाल लिया आपने। सो आउट ऑफ दिस टू क्राइटेरिया, आउट ऑफ एबव टू क्राइटेरिया, एबव टू क्राइटेरिया कहने का मतलब है कंफर्ट कंडीशन एंड साइड डिस्टेंस वाला जो बेसिक क्राइटेरिया है, आउट ऑफ एबव टू क्राइटेरिया select the maximum value as
लेंथ ऑफ वैली कर्व। ठीक है, जो सब में से मैक्सिमम आएगा इन सब में से उसी को हम यूज कर लेंगे एज ए लेंथ ऑफ वैली कर्व। क्लियर है? सो इस तरह से आपका ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे खत्म हो गया। ठीक है, ये आपका ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे का थ्योरेटिकल पोर्शन का लास्ट लेक्चर था। इसके बाद आपको लेक्चर नहीं आएगी ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे का, क्योंकि खत्म हो गया, कुछ है ही नहीं। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस को। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसमें हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस कहां से? पूरे ज्योमेट्रिक डिजाइन से, ज्योमेट्रिक डिजाइन से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ज्योमेट्रिक डिजाइन से कौन कौन से एग्जाम के और किस तरह के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे? ऑब्जेक्टिव, हम सॉल्व करेंगे कन्वेंशनल, ऑब्जेक्टिव टाइप हम सॉल्व करेंगे 3 एग्जामिनेशन के, ईएसी, एसएससी जेई, गेट का। कन्वेंशनल टाइप हम सॉल्व करेंगे 2 एग्जामिनेशन का, एसएससी जेई एंड इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन। बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, आई डोंट नो कितने सारे क्वेश्चन होंगे। अब मैं सबसे पहले क्वेश्चन को कलेक्ट करूंगा, फिर 1 बाय 1 पहले हम ऑब्जेक्टिव सेशन पे चलेंगे। ठीक है, पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग आएंगे कन्वेंशनल, या फिर पहले कन्वेंशनल करते हैं, वो ज्यादा बेटर रहेगा। फर्स्ट हम लोग कन्वेंशनल करेंगे, फर्स्ट सेकेंड फेज में हम लोग जाएंगे ऑब्जेक्टिव वाले पार्ट पे। ठीक है, तो इसमें अब क्वेश्चंस के आपका 1 सेट या 2 सेट ऑफ वीडियो बनेगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं। सब 75% ऑफ क्वेश्चन जो आपको एग्जामिनेशन में पूछा गया है वो इसी सेक्शन से पूछा गया है, ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे से। तो बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, तो लेट मी कलेक्ट दी क्वेश्चंस फर्स्ट। मैं क्वेश्चन पेपर्स डाउनलोड करूंगा, क्वेश्चंस को सेग्रीगेट करूंगा, अलग अलग करूंगा, फिर अच्छे ढंग से इसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फॉलो करिए डेडिकेटली, मन से सारा एग्जाम क्लियर होगा। एक चीज आप सभी को बताना था, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन, एनी सिविल एग्जामिनेशन, सिविल इंजीनियरिंग को अच्छे ढंग से समझने के लिए इन ए बेसिक वे, जिस तरह से मैंने आपको बताया है, आपका कन्वेंशनली ऑब्जेक्टिव लेवल पे हर तरह से आपका एग्जाम का प्रिपरेशन हो जाएगा। फॉलो करिए हमारे चैनल को, फॉलो करिए हमारे एंड्रॉइड ऐप को, डाउनलोड आवर एंड्रॉइड ऐप टुडे ओनली। और RS3499 का अपना कंप्लीट सिविल इंजीनियरिंग का बेसिक फाउंडेशन कोर्स है। फाउंडेशन कोर्स कहने का मतलब, फाउंडेशन कोर्स तो वो तो ऐसे ही बोल दिया, सब लोग बोलते हैं, मैंने बोल दिया। मतलब RS3499 आप पे करेंगे, इसमें आपको हम सब सब्जेक्ट जो बेसिक लेवल पे मैंने डेवलप किया है वो सब सब्जेक्ट आप सीखेंगे, जहां से आपका एग्जामिनेशन में सिलेक्शन होने का चांसेस बढ़ जाता है। ओके, गुड लक, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।